तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए मित्रों, इस क्लासेस में हम क्या करने वाले हैं यह तो बताएंगे ही। इससे पहले मैं यह बताऊं कि मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था आप लोगों से कि मैं अब जीएस आपके लिए एकदम निःशुल्क यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूं। उस श्रृंखला में सबसे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया उसमें ये बताया कि किसी भी सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है। सेकंड, मैंने एक और लेक्चर अपलोड किया था जो 2 घंटे का था। वो भी आपको देखना था। उसमें मैंने ये बताया था कि जो आपके GS2 का प्रथम यूनिट है, जिसमें आपके सिलेबस में जो आपका प्रथम यूनिट लगा हुआ है, उसके सिलेबस को मैंने बहुत ही डीप में आप लोगों को समझाया था। और वो क्या है उसके बारे में भी मैं यहाँ बता देता हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो मैंने इस यूनिट के बारे में जो आपको सामने दिख रही है इसी के बारे में मैं समझाया था। देखिए, ये लिखा है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। इसका मैंने क्या डीप सिलेबस बनाया है और अगले कैसे हम लोगों को लेक्चर करना है, इन सभी के बारे में मैंने बताया था और सिलेबस बताया था। तो यदि आपने वह लेक्चर नहीं देखा है तो फिर आपको यह लेक्चर समझ तो आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको वो देख लेना होगा। तो एक क्रमबद्ध तरीके से जो सुसंबद्ध और सुसंगठित अध्ययन आपका होना चाहिए वह यहाँ निडर रूप से हो सकेगा और आपको किसी भी प्रकार का द्वंद्व प्रतिद्वंद नहीं होगा। तो इसलिए मैं आशा यही करूँगा आप लोगों से कि आप इससे पहले वाला लेक्चर देखें। ठीक है मित्रों। और मैं केवल एक बात और कहूँगा आपसे कि आप मेरी क्लासेस केवल 10 दिन करें, और यदि 10 दिन में आपको ऐसा लगे कि नहीं, और इसके बाद आप टेलीग्राम या अन्यत्र उपलब्ध बड़े बड़े इंस्टीट्यूट 2.5 लाख 2 लाख रुपए ले रहे हैं, उनकी भी क्लासेस देखिए, दोनों की क्लासेस देखिए और फिर समझने का प्रयास करिए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, और फिर आगे बढ़िए। देखिए, इतना बड़ा सफ़र है। यदि 5-10 दिन 1 महीने ढंग से अब परीक्षण करके आगे बढ़ेंगे, सही मार्ग का निर्णय करेंगे तो बहुत ही आगे बढ़ेंगे। चलिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा और सीधे अपने टॉपिक्स पर आऊँगा। तो आज क्या पढ़ने वाला हूँ, वो टॉपिक्स मैंने जो आप लोगों को बताए थे उनके बारे में मैं आपको बात कर लेता हूँ। क्या क्या वो टॉपिक थे उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, अभी देखिए, तो सिलेबस मैंने समझाया था कि सिलेबस में कितने टॉपिक्स लगे हैं, क्या लगा हुआ है। उसके बाद जो मैंने सिलेबस बनाया था वह यह है कि इन्हीं टॉपिक्स की मैं बात करूंगा डीप में। तो मैंने बताया भारतीय संविधान, फिर ऐतिहासिक आधार के बारे में मैंने बताया था कि ऐतिहासिक आधार क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। इसी प्रकार मैंने बताया था कि ऐतिहासिक आधार के बाद कि भारतीय संविधान का विकास, उसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। इसके अलावा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था भारतीय संविधान की विशेषताएं, इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करना है हम लोगों को। और यही सब मैंने बताया कि लास्ट में बताया था भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण संशोधन है, चूंकि भारतीय संविधान का संशोधन ऐसा लगा हुआ है तो उसी के अंतर्गत मैंने बताया था कि क्या क्या पढ़ना है, संविधान संशोधन क्यों, क्या कैसा, ये सभी कितने संविधान संशोधन पढ़ने हैं, ये सभी मैंने वार्तालाप कर चुका था, इसलिए मैं वार्तालाप नहीं करूंगा। इसके बाद मैंने बताया था बुनियादी ढांचा, तो बुनियादी ढांचा क्या होता है, और बुनियादी ढांचे को अभी हमने बहुत विस्तृत परिचर्चा नहीं की है, केवल बताया कि क्या क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ से हम लोग आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आपने देखा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान, जिसके तहत मैंने आपको संविधान के 22 भाग के बारे में ही यह बात बताई कि क्या क्या 22 भाग में है, कैसा क्या है। और उसके बाद हम लोगों ने उल्लेख किया कि सिलेबस में क्या कैसा हम बिंदु कवर करेंगे। आज उसी श्रृंखला में हम, यह पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में मैं पुनः आपको दिखा रहा हूँ कि GS2 का यह सिलेबस है, और इस GS2 के सिलेबस में यह जो पहली यूनिट है इसी को हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें क्या लिखा है। पहला शब्द लिखा है यहाँ भारतीय संविधान, दूसरा लिखा है ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी ढांचा। इन्हीं को मैंने बहुत सारे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। तो ये जो भारतीय संविधान शब्द है इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी कि इसके अंतर्गत हम लोगों को 19, 20, 30 टॉपिक्स पढ़ने हैं, और 20 टॉपिक्स जो ऐसे होंगे जो आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी करेंगे, जिससे कि आप आगे का जो भी सिलेबस है, जैसे कि दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट जो आपको यहाँ दिख रही है, ये सभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और इनको कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं आपके प्रीलिम्स में वह सॉल्व कर पाएंगे। और मेंस की मैं यहाँ आपके क्वेश्चन भी दिखाते जाऊँगा। साथ में मैंने यह भी कहा है कि मैं टेस्ट सीरीज बना चुका हूँ कि पहले भारतीय संविधान शब्द के जो मैंने 20 टॉपिक्स बनाए हैं उससे क्या क्वेश्चन आएंगे मेंस में, वो मैंने बना रखा है। मैं आपको नोट्स यह सेंड करूँगा। देखिए 43 पेज का ये नोट्स है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये मैं आपको ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा नीचे लिंक से, तो उसको ले लीजिएगा। चलिए अब देखिए आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि क्या है। तो यूनिट 1
का जो पहला टॉपिक है भारतीय संविधान, एक बार फिर दिखा दे रहा हूँ क्योंकि क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ये लिखा हुआ है, इसी को आज हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर इसी को हम क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, तो भारतीय संविधान, इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना है, तो वो आपने देखा हो यदि तब तो ठीक है, वरना देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे और एक एक टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो मैंने कल देखा था। अब आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या कैसा पढ़ा रहे हैं, तो आप फिर नहीं समझ पाएंगे, इसलिए देख लीजिएगा। चलिए अब देखिए, जो भारतीय संविधान है वहाँ सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा था कि भारतीय संविधान को हम लोग समझेंगे। क्या करेंगे, भारतीय संविधान को हम लोग समझेंगे। अब भारतीय संविधान क्या है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो 3-4 चीज़ों के बारे में देखिए। हम लोगों को यहाँ आपने सिलेबस देखा हो तो सिलेबस में कल मैंने कहा था कि वहाँ 3-4 शब्द लिखे हैं। एक तो लिखा है संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिखा है राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, और एक लिखा है सुशासन यानी कि गवर्नेंस। ये 3 शब्द लिखे हैं। इन तीनों के परस्पर जोड़ करके क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं, जोड़ करके क्वेश्चन आते हैं, तीनों को सम्मिलित करके एक क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम लोगों को सबसे पहले यहाँ क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं संविधान पढ़ाऊंगा, फिर बताऊंगा राज्य व्यवस्था, तो संविधान की परिभाषा क्या है और क्या कैसा संविधान है इस बात को बताऊंगा। उसके बाद राज्य व्यवस्था के बारे में बताऊंगा, उसके बाद सुशासन के बारे में बताऊंगा और जनतंत्र के बारे में बताऊंगा। तो इन्हीं तीनों चारों टॉपिक्स को लेकर के ये क्लास अभी आगे बढ़ेगी और उसके आगे जो भी टॉपिक्स होंगे उसको हम निर्धारित करते जाएंगे। यहाँ समझने की बात है कि जो आपके सिलेबस में लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, देखिए संविधान एक व्यापक दस्तावेज है। इसको समझने के लिए थोड़े कुछ आधारभूत सिद्धांतों की आवश्यकता, जो ये आप पढ़ रहे हैं इन्हीं आयामों की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए हाँ, मैं आपको 2 चीज़ें और बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। 2 चीज़ अपने पास रखना है मेरे ग्रुप से लेकर के, मैं अभी आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें दूंगा। एक तो PYQ 10 ईयर का रखना है, यानी कि देखिए ये आप मैं भी अपने पास रखता हूँ, तो आपको भी ये रखना है कि 2013 से 23 तक का PYQ, ठीक है। तो 2013 से 23 तक का PYQ रख लीजिएगा। दूसरा अपने पास जो मैंने सिलेबस दिया है ये सिलेबस रख लीजिएगा, ऐसे फोटो कॉपी करा के, यानी कि 4-5 फोटो कॉपी सिलेबस के करवा सकती हैं। तो इस सिलेबस रखना है आपको मेंस वाला, और ये मेंस के क्वेश्चन रखना है, प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन रखना है। मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, तो वह रख लीजिएगा, ये अपने पास रखिएगा। बाकी ये जो सभी होंगे वो इसमें मैं ऐड कर दूंगा आपके लिए। आगे चलते हैं। यहाँ है भारतीय संविधान। क्या है भारतीय संविधान, इसी के बारे में हम समझेंगे। चूंकि संविधान को जब हम जानेंगे तभी तो अपने हक को मांगेंगे, यानी कि ये आप समझिए कि संविधान को जानना आपके लिए कितना जरूरी है। अब देखते हैं संविधान है क्या आखिरकार। चलिए अब हम संविधान को समझेंगे कि संविधान है क्या। संविधान एक प्रकार का एक ग्रंथ है, बुक है। संविधान क्या है, एक प्रकार की एक बुक है। जैसे कि आप यहाँ दिख रहे हैं, ये क्या दिख रही है आपको, ये बुक है, एक दिख रही है, इसमें लिखा है भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत, यह एक बुक है। तो संविधान भी एक प्रकार की बुक ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या है, संविधान एक प्रकार की बुक है। अब बुक है या पुस्तक है, अब इसको हम जो बुक को अच्छी भाषा में कहें तो दस्तावेज कह लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए, तो फिर आप कहेंगे कि सर बहुत सारी बुक हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत बुक है, ये भी आप रखें, भारत का संविधान बुक है, तो ऐसे तो कई सारी बुकें हैं। फिर संविधान में और दूसरी बुकों में अंतर क्या है, तो कोई लोग कहते हैं कि भाई उसमें प्रशासनिक के बारे में, व्यवस्था के बारे में वर्णन है, इसलिए संविधान इन सामान्य बुकों से भिन्न है। तो मैं कहता हूं भारत की राज्य व्यवस्था जो एम लक्ष्मीकांत है, इसमें भी तो शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था है वर्णित, इसमें भी तो शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था वर्णन है ना, जैसे संविधान में है, तो इसको संविधान क्यों नहीं कहते हैं। तो अब इसमें कुछ ऐसा कुछ होगा कि संविधान इन सामान्य बुकों से भी भिन्न होगा। द्वितीय कि जिसमें शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था इनसे अन्य बुकों में भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनसे भी भिन्न संविधान है। तो इसका क्या है, यानी कि संविधान एक दस्तावेज ना हो करके वह एक वैधानिक दस्तावेज है। क्या है मेरे मित्रों, तो संविधान केवल दस्तावेज नहीं हो करके संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। इस शब्द को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैधानिक दस्तावेज है।
अब ये वैधानिक कैसे हुआ? देखिए, वैधानिक इसको बनाने के लिए आपको मालूम होगा कि संविधान को बनाने के लिए, हमारे इसको वैधता प्रदान करने के लिए किसने वैधता प्रदान की? तो हमारी संविधान सभा ने क्या की? वैधता प्रदान की। किसको? संविधान को। संविधान को वैधता किसने प्रदान की बोलिए? तो की है संविधान सभा ने। आप लोगों को बोलते रहना है मेरे साथ। मैं तो यह चाहता हूं कि आप लाइव जुड़ जाएं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ कि आप लाइव जुड़ नहीं सकते हैं। चलिए, तो आप क्या कि संविधान क्या है? एक वैधानिक दस्तावेज है, लेकिन यह केवल वैधानिक नहीं है। इसको वैधानिकता प्रदान किसने की है? संविधान सभा ने। अब संविधान सभा क्या होती है? अब संविधान सभा क्या है कि संविधान बनाने के लिए हम लोगों ने एक संविधान सभा का निर्माण किया था। आप यहाँ देख रहे हैं, ये लोग जो बैठे हैं ये संविधान सभा वाले बैठे हैं। आप ये फोटो देख पा रहे हैं, इसमें जो ये फोटो है इसमें क्या लिखा है? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं वह इसी प्रकार का पूछ लेते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ये बैठे हुए हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और नेहरू जी, यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और कुछ ऐसी त्रुटि रहे यदि मेरे से तो आप लोग बता सकते हैं निसंकोच होकर के। मैं भी एक विद्यार्थी ही हूँ, शिक्षा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि आप भी मुझे जो भी यदि कुछ त्रुटि रह जाती है तो कमेंट में बता सकते हैं, उसको मैं आगे सुधारने का प्रयास जरूर करूँगा। ओके मित्रों, आगे चलते हैं। तो संविधान सभा द्वारा वैधानिकता प्रदान की गई। किसको की गई? संविधान को। तो वैधानिक दस्तावेज किसने बनाया? इसे संविधान सभा ने। आगे चलते हैं। अब देखिए, एक शासन प्रणाली जिसमें अब बात यह है कि इसमें क्या कौन थे? तो संविधान सभा में जो लोग थे वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे। अब सीधे कहेंगे कि क्या सभी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे? नहीं मित्रों, कुछ मनोनीत थे और क्या कुछ जनता द्वारा भी चुने हुए थे। तो यहाँ तो वैसे मैंने देखो ये संविधान सभा की मांग के में कितने क्या सदस्य थे उसके बारे में लिखा है। हालांकि अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, लेकिन दो बातें तो यहाँ से जान के चलिए कि कुछ निर्वाचित सदस्य थे और कुछ मनोनीत सदस्य थे। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि निर्वाचित सदस्य थे और मनोनीत सदस्य थे, तो मनोनीत सदस्य कितने थे? एक यानी कि मनोनीत सदस्य 93 थे और निर्वाचित सदस्य 296 थे। हालांकि बाद में इसमें कुछ बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी मैं इतना बता रहा हूं कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे। अच्छा, निर्वाचित और मनोनीत में अंतर क्या होता है? देखिए, मनोनयन का मतलब होता है कि मैं इस व्यक्ति को लेकर के ऐसे बिठा दिया कि भाई आजा, तुम अच्छे हो, आ जाओ, इधर बैठ जाओ, ठीक है ना। लेकिन निर्वाचन करना कि जनता ने वोट डाला हो, फिर जनता से वो बहुमत प्राप्त करके या वोट मत प्राप्त करके और जीत करके गया हो, ये वाला होता है निर्वाचित। जैसे कि आपके विधायक निर्वाचित होते हैं, सांसद निर्वाचित होते हैं। मनोनीत व्यक्ति होता है कि हम किसी व्यक्ति को पकड़ करके बैठा दें, यानी कि जो हमें योग्य लगे। हालांकि आप मनोनयन की भी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ प्रावधान होते हैं जिनके तहत मनोनीत किया जाता है। लेकिन यहाँ समझने की बात क्या है कि संविधान सभा में मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य थे। इन्हीं सभी सदस्यों ने मिलकर के एक लंबी परिचर्चा की, जैसे आप कहते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन। और इस परिचर्चा के बाद एक दस्तावेज, एक ग्रंथ लिखा। और उस ग्रंथ में क्या लिखा? देश के शासन को चलाने के लिए कई सारे कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। तो उन शासन को चलाने के लिए देश के कानून, प्रशासनिक के जो भी कानून रही, विधियां रहीं, इनका निर्माण किया। और उन सभी विधियों को एक दस्तावेज में, एक ग्रंथ में, एक किताब में सन्निहित कर दिया, समेकित कर दिया। और उसी दस्तावेज का नाम संविधान है। तो संविधान क्या है? संविधान एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें संविधान एक प्रकार का वैधानिक दस्तावेज है जिसमें देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था से संबद्ध विविध प्रकार की विधियां, कानून इत्यादि समाहित होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो ऐसा आप इसकी परिभाषा को लेकर के कह सकते हैं। तो अब देखिए, आपको ये मालूम चला संविधान सभा क्या थी, संविधान सभा कब बनी थी, तो ये आपको मालूम चला। अब हमारा संविधान बना। तो संविधान क्या है? संविधान एक प्रकार का दस्तावेज है। अब ये परिभाषा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं और आपको ऐसे ही इन परिभाषाओं को अध्ययन करके, अब मैं देखिए पहले तो मैं समझाऊंगा यहाँ बातों को, और लिखा हुआ मैं पहले से ही लाया हूँ, चूंकि मैं समझाने पर आपको ज़्यादा बल दे सकूँ और बाकी सब कुछ यहाँ लिखा है।
तो मैं सब कुछ लिख करके यहाँ लाया हूँ, वो इसलिए लाया हूँ चूंकि मैं पढ़ा सकूँ, चूंकि मेरा समझाने के लिए ही हुए। बाकी ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है, तो ग्रंथों में तो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन समझाना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ। और यह बेसिक वाले यानी कि एकदम जीरो से हीरो तक के लिए क्लास है, वो आपको फर्स्ट क्लास आप कंप्लीट देख लीजिए और इसके बाद अगली मेरी 10 क्लासेस देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि 2.5 लाख की कोचिंग और ये कितना अंतर है और क्या है। मैं बताऊंगा नहीं, मेरा कंटेंट ही आप देख करके समझेंगे। चलिए, संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। तो देखिए परिभाषा मैंने क्या लिखा है, संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें देश की शासनिक व प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले महत्वपूर्ण कानून व विधियां समेकित हैं, यानी कि सभी विधियां समेकित हैं। तो कैसी कौन सी विधियां हैं जो देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के काम आती हैं। अच्छा, इसका मतलब ये कि न्यायालय के लिए भी इसमें है वर्णन। हाँ, न्यायालय के लिए भी है। तो निर्वाचन आयोग के लिए है, हाँ निर्वाचन आयोग के लिए भी है। यूपीएससी के लिए भी है, हाँ यूपीएससी के लिए भी है। यानी कि आप जो पढ़ते हो ना कि ये संविधान में आप जो भी बड़ी संस्था का नाम जानते हो वो सबका, आरबीआई का है सर जी, बिल्कुल आरबीआई का भी है। तो कुल मिलाकर के, हालांकि आरबीआई के लिए आरबीआई एक्ट है, लेकिन इन सभी के लिए भारत में यदि एक बात की जाए कि आरबीआई के लिए भी कुछ बदलाव करना है तो हमारी संसद कर सकती है, ध्यान रखिएगा। तो संपूर्ण शक्ति हमारी संसद कर सकती है, यानी कि संविधान के आधार पर कर सकती है, संसद स्वयं नहीं कर सकती है, ध्यान रखिएगा। तो संसद को भी जो शक्ति प्रदान करने वाला है वह संविधान है, यानी कि हमारे देश का कोई भी कार्य करता है तो वो कहां से शक्ति प्रदान करता है, संविधान से प्राप्त करता है। आगे चलते हैं, एक और परिभाषा हम यहां देखेंगे कि संविधान की। अब एक किसी विद्वान के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कोई विद्वान क्या कह रहा है परिभाषा। अब देखिए पेपर में आपके पास कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको संविधान की आवश्यकता पड़ेगी या संविधान शब्द का प्रयोग होगा और आपको नहीं आ रहा होगा, तो इसी प्रकार की परिभाषाओं को लिखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, वैसे मुझे लग रहा है आवाज़ थोड़ी तेज हो तो मुझे अगले लेक्चर में बता दीजिएगा, मैं थोड़ी सी अपनी आवाज़ धीमी रखूँगा, मतलब गति तेज हुई थी तो धीमी रखूँगा, ठीक है। वैसे थक जाऊँगा तो धीरे हो ही जाऊँगा, है ना। आगे चलते हैं। देखिए, संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है जो कि शासन के अधिकार, कि शासन के क्या अधिकार हैं, उसके दायित्व तो क्या है, यानी उसे जनता के प्रति क्या करना है। जैसे कि अभी आपको बताऊंगा कि जनता के लिए, देश के लिए क्या करना है, नीति निर्देशक तत्व। आपको जो पीडीएस के तहत गेहूं बांटा जा रहा है, या फिर आपके लिए जो स्वास्थ्य या चिकित्सा संबंधी जो आपके लिए प्रावधान किए जा रहे हैं, या जो आपको कई सारे डीपीएसपी के तहत, जैसे अभी आपने देखा कि उसकी बात चल रही है, समान नागरिक संहिता की बात चल रही है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात रही, अनुच्छेद 40 में जो वर्णन है अभी, तो इस प्रकार के गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता की बात है 39(4). तो ये सभी जो बता रहे हैं अधिकार हैं, दायित्व हैं, यानी कि लोगों के प्रति राज्य के क्या दायित्व हैं, तो उस राज्य को दायित्व याद दिलाने के लिए भी किसमें वर्णन है, इसी संविधान में है। तो संविधान में क्या है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो कि शासन के अधिकार निश्चित करता है, दायित्व निश्चित करता है, लोगों के प्रति कर्तव्य के साथ ही विविध कानून संग्रहित होते हैं इसमें, यानी कि लोगों के कैसे कर्तव्य हैं, क्या कर्तव्य हैं, मतलब हम हैं तो हमें संविधान यदि कुछ दे रहा है तो हमारे भी तो कर्तव्य है कि उसको दें। जैसे कि हमारे माता पिता हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, तो हमारा भी यह कर्तव्य है ना कि हम उनको सेवा करें, उनके बुढ़ापे में ध्यान रखें, वृद्धावस्था में। तो यहाँ जैसे हमारा माता पिता के प्रति कर्तव्य है और माता पिता हम लोगों के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही संविधान भी हमें बहुत सारे अधिकार देता है, मौलिक अधिकार जिसे आप जानते हैं फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। तो वो मौलिक अधिकार जो प्रदान करता है वह उनके प्रति कुछ कर्तव्य भी होंगे, तो हमारे कर्तव्य भी हैं इसमें। अब देखिए, आप ही मैं इतना ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, किस कमेटी के आधार पर है, क्या है। चूंकि अभी मैं बेसिक क्लास है, पहली क्लास है, मैं 4-5-6 क्लासेस के बाद थोड़ा इन लोगों को बेसिक बातें नहीं समझा पाएंगे, जो नए बच्चे हैं तो वो भाग जाएंगे इसलिए, और नहीं पढ़ पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। भागने का तो कुछ नहीं है, समझ नहीं पाओगे, इसलिए जो थोड़े से विद्वान ज़्यादा हैं वो थोड़ा सा समझेंगे, और यदि आपको ज़्यादा आ रहा है तो स्पीड बढ़ा करके भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो अधिकार, दायित्व व लोगों के प्रति कर्तव्य के साथ ही उनके विविध कानून संग्रहित होते हैं जिसको आधारभूत मानकर देश का संचालन किया जाता है। तो आधारभूत किसके आधार मान करके कार्य कर रही है सरकार, तो इन्हीं कानूनों को देख करके कार्य कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो ये बुलसे विद्वान हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं, इनकी यह परिभाषा है। यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर क्या होता है, जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान के ही आधार पर हमारी जुडिशियरी चल रही है, यानी कि हमारी न्यायपालिका चल रही है, ठीक है, हमारी लेजिस्लेटिव चल रही है, यानी कि हमारी संसद चल रही है, एग्जीक्यूटिव चल रही है, यानी कि कार्यपालिका चल रही है। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, मैं यही बता दूं आपको, ये जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका और लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका, इन तीन के बारे में लिखा है। हालांकि आगे मिलेंगे तो जहां हिंदी भी लिखा होगा, बट यहाँ इंग्लिश लिखा है, तो इतने इंग्लिश से परहेज नहीं करनी है। चलिए आगे चलेंगे। तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि ये सभी कहाँ से शक्तियां प्राप्त करते हैं, संविधान से। तो जैसे कि अभी क्या हुआ, आप लोगों ने सुना होगा राष्ट्रीय कुछ समय पहले कि 99वां जो संविधान संशोधन हुआ, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है ना, उसको क्या किया कि हमारे न्यायपालिका ने कह दिया यह असंवैधानिक है। क्या है ये, असंवैधानिक, शून्य घोषित कर दिया उसको, यानी कि ये हमारी न्याय मतलब संविधान के विरुद्ध है, ऐसा हमारी पावर के विरुद्ध है, हमारी पावर को छीनना है, ऐसा, और उसको कर दिया। तो ये शक्ति कहाँ से मिला, ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही सृजित किया गया शक्ति है। ध्यान रखिएगा, मैं सृजित किया हुआ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में न्यायिक समीक्षा नहीं लिखा है, ना ही न्यायिक समीक्षा करने की यहाँ वो दी गई है इसको शक्ति न्यायपालिका को। इसने अपने विभिन्न प्रकार के निर्णयों से, खासकर केशवानंद भारती केस के बाद, इस चीज़ को लाया है। ध्यान रखिएगा। तो ये न्यायिक समीक्षा धीरे धीरे ये चीज़ें इसमें ली है। हालांकि ये पहले ही उससे स्टार्ट हो गया था, जिसमें जो पहले ही संविधान संशोधन से स्टार्ट हो गया था, जहाँ भूमि का जो अधिकार था 7 मौलिक अधिकारों में, वहीं जो 7वां नंबर था उसको हटा करके एक विधिक अधिकार मात्र बना दिया था। तो वहीं से ये स्टार्ट हो गया था। हालांकि न्यायिक समीक्षा की शक्ति जुडिशियरी के पास है, लेकिन जो मतलब जो जब से जो बुनियादी ढांचे वाला काम आया कि, तो तब से इस चीज को और ज्यादा बल प्रदान हुआ। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि भारतीय संविधान क्या है, तो संविधान को समझा। आगे देखेंगे, आगे यानी कि संविधान की एक परिभाषा और एक विद्वान के अकॉर्डिंग हम यहाँ देख लेते हैं। और यह विद्वान की परिभाषा यहाँ दिख रही है कि संविधान एक ऐसे निश्चित नियमों का संकलन है, तो कुछ नियमों का या विधियों का संकलन है जिसमें सरकार की कार्यविधि, कि सरकार को क्या करना है, प्रतिपादित होती है, तथा जिनके द्वारा संचालन किया जाता है, और इसी के द्वारा संचालन किया जाता है, यानी कि कार्यविधियां लिखी हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है संविधान में अनुच्छेद 280 में कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन करेंगे, तो वित्त आयोग के गठन का उसी के आधार पर उसका गठन करते हैं। तो इस प्रकार का सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है, तथा जिनके द्वारा उनका संचालन किया जा रहा है उनकी सीमाओं व दायित्वों का भी निर्धारण होता है। किसकी सीमाओं का, सरकार की। जैसे कि आपने देखा कि अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 13 में यह लिखा हुआ है, आगे लिखा भी मिल जाएगा आपको नोट्स में। अभी अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ कि यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो जिस हद तक वह विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही होगी, उस हद तक वह विधि शून्य हो जाएगी। जैसे कि एक विधि बनाई है और विधि में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन 2 पेज में जो शुरुआत की बात लिखी है वो क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो ये 2 पेज असंवैधानिक हो जाएंगे और ये खत्म हो जाएंगे, बाकी विधि सही बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना होगा, ऐसा। चलिए आगे चलते हैं। हालांकि इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत डीप में पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे उदाहरण आएंगे तो आपको सुनते रहना होगा। और देखिए, आपको भी ऐसे लगेगा जो पहली बार पढ़ रहे होंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही हो जो सर बोल रहे हैं, तो वो सच में नहीं आएंगी। मुझे 4, 5, 6 बार पॉलिटी पढ़ने के बाद और 3-4 टीचरों से पढ़ने के बाद पॉलिटी बहुत अच्छी सी आई है। तो इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखना है कि आप लोग यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि एक बार में नहीं आएगा, जब आप कंप्लीट पढ़ लेंगे उसके बाद ही आपको अच्छे से आएगा। तो एक बार ये लेक्चर कंप्लीट आप पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, उसके बाद एक बार और आप इन लेक्चर्स को रिवाइज करिएगा, तब आपको दोबारा पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी होगी और समझ में भी आएंगी। आगे चलते हैं।
तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ संविधान क्या है और संविधान सभा क्या है। तो संविधान सभा के बारे में हम आपको और आगे बात में बताएंगे कि और क्या क्या है। आप इसकी बातें यहाँ देख रहे हैं तो और भी यहाँ देख लीजिए, प्रीलिम्स में भी ये चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ, इन सभी चीज़ों पर थोड़ी थोड़ी बात बीच बीच में भी करते जाऊँगा, जिससे कि आपको जब आप रिविजन करेंगे दूसरी बार लेक्चर, तब आपको ये सब कुछ आ रहा होगा, तो आपका एक और रिविजन हो जाएगा। चलिए, तो सर्वप्रथम 1895 में संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक द्वारा की गई। तो देखो 1895 में सबसे पहले स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने कहा, देखो ये सीधे तौर पर संविधान तो नहीं ही कहा था, लेकिन संविधान जैसी जो बातें होती हैं कि संविधान यानी कि हम लोग को हमारे कानून खुद बनाने दीजिए, हमें अपने कानून का स्वयं निर्धारण करने दीजिए, हमारा राज्य है, हम खुद अपने लिए कानून बनाएंगे, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। इस प्रकार की बातें आरंभ हो चुकी थी कब 1895 और उसी की बात हो रही है। लेकिन 1922 में क्या हुआ कि जब गांधी जी आए और गांधी जी ने 1922 में गांधी जी द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग को लिया गया, यानी कि जो संविधान सभा की जो समिति थी, संविधान सभा की समिति बोल रहा हूँ, जो कांग्रेस की एक समिति थी, उसी में इन्होंने अपने इस बात को उठाया कि भाई अब हम लोगों के लिए हम अपने कानून का निर्धारण खुद करेंगे और ऐसा होना चाहिए। तो गांधी जी ने उठाया, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नाम जो फेमस है ना, थोड़ा सा इसमें शायद अच्छा ये लिखा है, ठीक है, लेकिन एम एन रॉय का नाम यहाँ नहीं लिखा है इसमें, लेकिन एम एन रॉय ने अभी 1934 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में कन्फर्म, तो 1934 में एम एन रॉय ने भी क्या किया कि संविधान सभा की मांग की, और उसके बाद संविधान सभा की मांग की थी और संविधान सभा बनानी चाहिए इसके लिए बात की थी। तो फिर और आगे धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट, ये सभी चीज़ें आगे बाद में चलती हैं। तो भी मैं संविधान का विकास नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि संविधान सभा क्या थी उसके लिए। तो संविधान सभा में मनोनीत निर्वाचित थी, ये सब हम लोगों ने समझा। संविधान क्या होता है यह हम लोगों ने समझा। अब हम आगे समझते हैं राज्य व्यवस्था। देखिए, पहले चारों चीज़ों को समझना पड़ेगा। संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, सुशासन क्या है, जनतंत्र क्या है, तब इन चारों चीज़ों को जोड़ पाएंगे और आगे जो ये PYQ आपके रखे हुए हैं इनको समझ पाएंगे। क्या होता है, सभी चीज़ों के सिलेबस को मिलाकर के आपके PYQ पूछे जा रहे हैं, वो मैंने इसमें भी ऐड कर रखे हैं जो आपको मैं पढ़ाऊंगा। अब समझते हैं राज्य व्यवस्था। मित्रों, राज्य व्यवस्था को समझ लेते हैं। राज्य व्यवस्था है क्या आखिरकार, अब देख लेते हैं राज्य व्यवस्था क्या है। चलिए, यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है, जो मैं समझा रहा हूँ अभी फिलहाल यहाँ ध्यान देंगे। चलिए देखिए, राज्य व्यवस्था क्या है। जो मैंने पढ़ा कि देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ नियम होने चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए, और वो कहाँ किस वैधानिक दस्तावेज में वर्णित है, तो वो संविधान है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। अब क्या होता है, उन्हीं संवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार पर, उन्हीं संवैधानिक विधियों के आधार पर जब हम उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग के लिए कानून बनाते हैं, विधियां सृजित करते हैं, तो वो राज्य व्यवस्था होती है। यानी कि संविधान में वर्णित जो सिद्धांत हैं, कानून हैं, उनके लिए हम जो व्यवहारिक विधान बनाते हैं और जो व्यवहारिक रूप से चलाते हैं संविधान को, मतलब देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को, तो उसको हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था एक छोटा टर्म है। राज्य व्यवस्था एक छोटा टर्म है, देश के संदर्भ में मात्र है कि भारतीय राज्य व्यवस्था, चाइना की राज्य व्यवस्था, USA की राज्य व्यवस्था, लेकिन संविधान एक व्यापक टर्म है। संविधान के सिद्धांत कई देशों में बराबर टाइप के भी हो सकते हैं कि इधर उधर भी है, इधर भी है, ठीक है। लेकिन राज्य व्यवस्थाओं में क्या होता है, हम अपनी देश की परिस्थितियों के आधार पर, देश की विविधताओं के आधार पर और देश की स्थिति अवस्थिति के आधार पर राज्य व्यवस्था को बनाते हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए राज्य व्यवस्था एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है ना। तो ये सैद्धांतिक पक्षों को, उनकी शक्तियों को हम संविधान में वर्णित करते हैं कि शक्ति मूल आधार होती है, लेकिन उसके आधार पर हम कई सारे कानून बनाते हैं, कई सारे कानूनों को फिर हम परिणत करते हैं, कई सारी संस्थाएं बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखें तो राज्य व्यवस्था क्या है, इसको हम समझेंगे कि राज्य व्यवस्था से अभिप्राय किसी देश के संविधान की मौलिक विधियों को आधारभूत मान करके, तो किसको आधारभूत मान करके, मौलिक विधियों को आधारभूत मान करके। मौलिक विधियां क्या है, जो संविधान में वर्णित हैं। अनुच्छेद जो आपके पहले तो शुरुआत में 359 थे,
आज ये लगभग 470 के करीब, 460 के करीब, 70 के करीब, एकदम कन्फर्म नहीं रहता है डाटा, तो 460-70 के लगभग ये अनुच्छेद हो चुके हैं। और जो अपने 22 भाग थे, वह भाग जो शुरुआत में थे, इसके अलावा जो अनुसूचियां थी पहले 8-12 है, तो इस प्रकार जो हमारे अनुच्छेद हैं इन सभी में जो संविधान को बांटा गया है, अभी संविधान में किस किस कितने भाग में है, कितना अनुच्छेद है, कितनी अनुसूचियां हैं, इन सभी की चर्चा डिब में होगी, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, अभी सामान्य ही मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो है ना, इनमें 395 अनुच्छेद मान के हम चलेंगे, या फिर 460 जो अनुच्छेद हैं, इसमें मौलिक विधि हैं। क्या है? मौलिक विधियां हैं, और इन्हीं को आधारभूत मान करके हम नियम विनिमय अधिनियमों का व्यवहारिक अनुप्रयोग करते हैं, कि उनके आधार पर अधिनियम बनाते हैं। जैसे हमने संविधान संशोधन करके हमने क्या किया, जीएसटी के लिए बनाया, जीएसटी बनाया ना, तो इस संविधान के अनुच्छेदों के आधार पर ही बनाया। हम वित्त आयोग का सृजन करते हैं तो मूल विधि के आधार पर ही हम करते हैं, ठीक है ना। तो हम किसी भी चीज का यदि निर्माण कर रहे हैं तो मूल विधि के ही कर रहे हैं। तो राज्य व्यवस्था से विपरीत किसी देश की संविधान की मौलिक विधियों के आधारभूत मान करके नियम विनिमय व अधिनियमों का व्यवहारिक अनुप्रयोग किया जाता है, व्यवहारिक स्वरूप में परिणत किया जाता है, इसे ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो राज्य व्यवस्था व्यवहारिक है, और वहीं संविधानिक सैद्धांतिक अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है। राज्य व्यवस्था किसी देश की विविधताओं, मैंने बताया उसकी विविधताओं के आधार पर होती है, कि हमारे भारत तो वैसे भी विविधताओं वाला देश है, यहाँ कई प्रकार की विविधताएं हैं, तो उन्हीं के आधार पर क्या होता है, विविधताओं को देखा जाता है, आवश्यकताओं को देखा जाता है, परिस्थितियों के अनुरूप ही संवैधानिक विधियों का आधार प्रदान करता है, और उनका व्यवहारिक अनुप्रयोग किया जाता है। यानी कि संवैधानिक विधियों को हम व्यवस्थाओं, आवश्यकता, परिस्थितियों के अनुरूप बनाते हैं। तो फिर जैसे हमने भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं, जैसे हम पॉलिटी भी यहाँ लिखा है, यहाँ राज्य व्यवस्था के लिए या शासन प्रणाली के लिए पॉलिटी शब्द का प्रयोग हुआ है। आपके सिलेबस में आपने पहले भी मैंने बताया कि पॉलिटी शब्द शासन प्रणाली के लिए या राज्य व्यवस्था के लिए प्रयोग हुआ है। तो हम लोग चलते हैं आगे। तो आप लोगों ने यहाँ समझा कि जो ये है कि राज्य व्यवस्था क्या है और संविधान क्या है। संविधान एक देश की शासनिक प्रशासनिक विधियों का यह एक के संकलन है, जिसमें देश की ठीक है संकलन है, यह आप लोगों ने समझा। दूसरा, राज्य व्यवस्था उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग है। आगे चलते हैं। तो दोनों बातों को आप समझे हैं। अभी तीसरी बात मैं समझाता हूं यहाँ। अब दोनों में थोड़ा सा हम क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे मित्रों। देखिए, राज्य व्यवस्था में और इसमें अंतर क्या है। तो भारतीय संविधान में और राज्य वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करता है संविधान। संविधान क्या करता है? वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा की बात करता है, कि वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करनी है। इसके लिए कई सारे आर्टिकल हैं। मैं 1-2 आर्टिकल आपको बता दूं तो 15-16 ही देख लीजिए। इसमें भी आपको लिखा रहता है कि आरक्षण का प्रावधान है। 15-4-16-4 में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और भी देखेंगे तो 29-30 अनुच्छेद देख लीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा कई सारे प्रावधान हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी किए गए हैं, और भी अन्यत्र संविधान में किए गए हैं, है ना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, इन आयोगों के गठन की बात की गई है। तो ये सभी बातें जो की गई हैं, ये सभी यहाँ की गई हैं। तो यानी कि वंचित वर्गों के अधिकारों की बात करता है, कि वंचित वर्गों को जो वंचित रह गए हैं, या जिनका विकास नहीं हुआ है, या वो जो समग्र समानता के स्तर पर नहीं है, उनके लिए कार्य करना है। तो इसी आधार पर हमारा क्या करता है, हमारी राज्य व्यवस्था वंचित वर्गों के अधिकारों के व्यवहारिक क्रियान्वयन के लिए क्या करता है, हमने इन्हें क्या किया, आरक्षण का प्रावधान किया। ठीक है, आरक्षण का है तो आरक्षण दिया इनको। एसटी मतलब इसी संविधान के अनुच्छेदों के आधार पर में SC/ST आयोगों का गठन किया, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि संवैधानिक है उसका हमने गठन किया। तो इस प्रकार के यानी कि हम सैद्धांतिक यानी कि संविधान की मूल विधियों को प्रयोग करके कई सारी व्यवहारिक परिणति के लिए राज्य व्यवस्था के नियम कानून इत्यादि पारित करते हैं, और उन्हीं व्यवहारिक सिद्धांतों के आधार पर हम देश को चलाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये आपने देखा संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर। आगे देखते हैं, आगे और भी हम थोड़ा सा कुछ अंतर और भी यहाँ देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांतों की व्यापक अवधारणा है। यानी कि संविधान क्या है, संविधान एक राजनीतिक सिद्धांतों की व्यापक अवधारणा है। यानी कि संवैधानिक सिद्धांत कई देशों में एक समान हो सकते हैं। यह बात मैंने अभी आपको बताई थी,
कई देशों में एक समान हो सकते हैं, जैसे लिखित संविधान है तो भारत में और यूएसए में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, ठीक है ना, वहां भी मौलिक अधिकार, यहाँ भी, वहां भी न्यायपालिका का प्रावधान है, यहाँ भी न्यायपालिका का प्रावधान है। लेकिन कुछ हम लोगों के अंतर भी हैं यहाँ, ठीक है, अंतर भी हैं इन सभी चीज़ों में, तो वो ध्यान रखिएगा। तो उन्हीं, लेकिन सामान्यतः किसी देश की विशेष परिस्थितियों के अनुरूप ही हम उसका क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे अब देखिए अंतर क्या है न्यायपालिका में भी, मैं आपको बताऊं, पहली बार सुन रहे होंगे, हालांकि ये ज़्यादा डीप है कंसेप्ट, तो अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर देख लीजिए कि वहाँ की न्यायपालिका इस टाइप से है, यूएसए की न्यायपालिका, और भारतीय न्यायपालिका इस टाइप की है। यानी कि भारतीय जो यूएसए की न्यायपालिका है वो यदि क्या करती है कि जो व्यापक देश वाले मुद्दे रहते हैं, व्यापक और महत्वपूर्ण मुद्दे रहते हैं, उनको तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट सुनता है, बाकी जो सभी न्यायालय हैं वो राज्यों के हाई कोर्ट सुनते हैं, और राज्यों के हाई कोर्ट के आधार पर ही वो अधीनस्थ चलते हैं। बाकी ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कि हाई कोर्ट के मुद्दे को कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकता है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मुद्दे को सामान्यतः वो लेता है वहाँ, ठीक है ना। यदि राष्ट्रीय महत्व का कोई होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही होता है, बाकी जो राज्य का मुद्दा होता है वो हाई कोर्ट के लिए होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में चाहे तो सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों का, हाई कोर्ट का, सभी का किसी के भी मुद्दे को या किसी के भी केस को अपने लिए मंगवा सकता है कि मैं समीक्षा करूंगा, लाइए। यहाँ इसके एक हाई कोर्ट में केस चला है, यदि सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो उसको दूसरे हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर करवा सकता है। इस प्रकार का हमारे यहाँ है। तो कुछ व्यवहारिक स्तर पर हमारे यहाँ राज्य व्यवस्था के आधार पर अंतर है, इसलिए यह भारतीय राज्य व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। वैसे संविधान भी राज्य व्यवस्था के आधार पर बनता है, लेकिन संविधान एक सैद्धांतिक अवधारणा है और एक कानून है, एक कानून की किताब है, लेकिन व्यवहारिक परिणति के लिए उसको सरल और जटिल और आवश्यकताओं के अनुरूप परिणत करके ही लागू किया जाता है। तो जो व्यवहारिक अनुप्रयोग की दशा है, यानी कि संविधान का जो व्यवहारिक अनुप्रयोग है, वही राज्य व्यवस्था है, एक शब्द में। चलिए, और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा है ना। सैद्धांतिक अवधारणा जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है कौन, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के आधार पर हम कई सारी योजनाएं चलाते हैं, हमने पंचायतों का गठन किया है, सभी को निःशुल्क विधिक सहायता का भी प्रावधान किया है कि सभी को क्या हो, निःशुल्क विधिक सहायता हो, अनुच्छेद 39 से। अब मैं जो यहाँ ये बताते जा रहा हूँ अनुच्छेद, ये इंपॉर्टेंट है और याद करना है। देखिए जितना कंटेंट मैं बता रहा हूँ, यदि इतना कंटेंट आप याद नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, पेपर नहीं निकलेगा। क्योंकि जब आप मेंस लिख रहे होंगे तब ये सभी कंटेंट आपको, ये अनुच्छेद और ये बातें सभी जो आवश्यकता पड़ेंगी तभी आप लिख पाएंगे। मैं मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए लेकर के यहाँ चल रहा हूँ, तो ये आपको याद करना है। तो सभी को निःशुल्क सहायता की बात किस अनुच्छेद में, बोलो 39 से। अगले बार आपको बिना पढ़ाई याद आ जाना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 डी में है। तो इसी प्रकार हमारे जो ये नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, देखिए नीति निर्देशक तत्व वह सिद्धांत है जो राज्य की कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो उसको क्या करना है, क्या करना चाहिए समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए। वैसे ये सामाजिक और आर्थिक न्याय पर ज्यादा बल देते हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय पर, राजनीतिक न्याय पर बल मौलिक अधिकार देते हैं। हालांकि कुछ प्रावधान तो भी तो सभी को ही देते हैं, चूंकि सभी इंटरलिंक के हैं, लेकिन फिर भी मैंने बताया। आगे चलते हैं। अब देखो तो ये आपने देखा कि यहाँ क्या है, ये मौलिक अधिकारों के बारे में है, और ये लिखे हैं आपके नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है ये तो हम बाद में पढ़ना ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ एक बार समझाऊंगा और बताऊं कि अनुच्छेद 36 है, इसमें बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा, यानी कि राज्य की परिभाषा के बारे में बताया है, जो पहले भी बताया है। अनुच्छेद 12 में मैं बताऊंगा आपको। फिर अनुच्छेद 37 में इस भाग के अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करना, कि जो इस भाग में उनको लागू करना। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो देखो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की एक बात तो यहाँ दिख रही है आपको अनुच्छेद 38 में, और एक आपको दिखेगी कहाँ, एक दिखेगी आपको प्रस्तावना में। तो भारतीय संविधान की जब मैं आपको प्रस्तावना पढ़ा रहा हूँगा तब वहाँ भी आपको ये बात दिखेगी। और क्या लिख रहा है, राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, प्रतिष्ठा, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। तो असमानताओं को समाप्त करना, यदि आप दो बातें याद रखें कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय अनुच्छेद 38 में है, और द्वितीय क्या है कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की
असमानता को कम करना, यानी कि असमानता को कम करने की बात है, ये न्याय की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के न्याय की भी यहाँ बात चल रही है जो आप देख पा रहे हैं। अब देखिए ऐसे ही 39 अनुच्छेद है जिसमें क्या है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के लिए सामूहिक हित के लिए सामुदायिक भौतिक संसाधनों में संवितरण होना चाहिए, समान वितरण हो। आगे गाँव में और गाँव आ गया यहाँ, यानी कि देखिए अब सब आर्टिकल यहाँ लिखा हुआ है तो आप लोग समझ पा रहे हो कि का नंबर 39 का में लिखा हुआ है, खा में लिखा हुआ है सामूहिक हितों के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण करना। ये तीसरे में लिखा हुआ है धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण को रोकना, यानी कि धन का संकेंद्रण कुछ ही लोगों में ना हो जाए। राहुल गांधी जी टिप्पणी करते हैं कि कुछ ही परिवारों को, कुछ ही लोगों के लिए क्या कर रहे हैं हम, संसाधन दे रहे हैं, हम उनके ही घर भर रहे हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी यही आंकड़ा प्रस्तुत करती है, तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट यही आंकड़ा प्रस्तुत कर रही है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमारा ये उद्देश्य है कि हम धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण को रोकें और सभी के यानी कि समावेशी विकास की परिचर्चा करें। और समावेशी विकास की परिचर्चा कहाँ की गई है, GS3 में आप देखेंगे वहाँ है, एक टॉपिक ही है आपका। तो इसके बाद आगे है पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात है। तो अनुच्छेद 39 में ही 39(4) में क्या है, पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान वेतन की बात है। मैं ये सब क्यों आपको रिवीजन करा रहा हूँ, मैं आप ही को इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि देखो यूपीएससी का सिस्टम क्या है कि यूपीएससी में ये नहीं है कि वो क्या पूछेगा आपको। देखिए आपको पहली बार पढ़ने में लग रहा होगा बीच में नीति निर्देशक तत्व बताने लगे हैं, लेकिन जब आप ये दोबारा लेक्चर सुन रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, तब आपको मजा आएगा कि सर देखिए क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। आपको बताऊं मैं स्वयं ये लेक्चर देखूंगा और मैं स्वयं के लिए ही ये लेक्चर बना रहा हूँ। ये मेरी रिवीजन श्रृंखला चल रही है और मेरा नोट्स है। इसका मतलब आप ये समझिए कि आप बाद में जब पढ़ेंगे ना दोबारा, तो आपको ये पहले से पता रहेगा कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो ये आपका रिवीजन होगा। बार बार मैं रिवीजन कराऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पेपर में बार बार आ रही हैं। क्योंकि आप एक बार रिवीजन यदि मेरे लेक्चर देखेंगे तो प्रत्येक चीज आपकी आंखों से 5-7 बार निकल जाए। ये मेरा इसलिए है क्योंकि रिवीजन करें जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए आगे क्या है कि यहाँ तो समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, यानी कि पुरुषों को अलग महिलाओं को अलग ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए प्रत्येक कार्य का वेतन समान होना चाहिए। आगे कर्मचारियों के स्वास्थ्य, शक्ति, बालकों की अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, यानी कि कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति इत्यादि की हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा है बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर देना, तो यानी कि जो बच्चे हैं उनको बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर दिए जाए, ध्यान रखिएगा। इसमें 2-3 बातों को बाद में जोड़ा गया है इस अनुच्छेद में, 2 चीज़ों को। एक तो दिया गया कि बालकों के स्वस्थ अवसर के, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। वही मैं आपको बताऊं जो यहाँ समान कार्य के लिए निःशुल्क कानूनी जो सहायता की बात है उसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार आपने यहाँ देखा कि यह सभी चीज़ों हैं यहाँ। और आगे हम लोग चलते हैं तो 39 में देखा, फिर हम लोगों ने 39 का है जहाँ समान न्याय, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। सॉरी, इसी की मैं बात कर रहा था कि समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क सहायता प्राप्त कराना। 39 का को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। अब देखिए ग्राम पंचायतों का बात, ये गांधी जी का है, यानी कि कुछ यहाँ नीति निर्देशक तत्वों में भी बदलाव है, कुछ गांधीवादी हैं, कुछ समाजवादी हैं, कुछ उत्तर बौद्धिक सिद्धांत है। तो ये गांधीवादी सिद्धांत है कि ग्राम पंचायतों का गठन। आपसे यूपीएससी पूछता है कि गांधीवादी निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तब तो गांधीवादी हैं। तो ग्राम पंचायतों के जो गठन और उनके आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। ये अनुच्छेद 40 दिखा रहा है कि हमें विकेंद्रीकरण करना है, राज्य का क्या करना है, विकेंद्रीकरण करना है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये अनुच्छेद, अभी उसका एक और लॉजिक है कि अभी आपको चीजें पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, तो आपको पता है कि सर आपने ये तो नीति निर्देशक तत्वों में बताया था, ये बात आपने नीति निर्देशक तत्वों में बताई थी। तो आप पेपर लिखें तो इन बातों को ध्यान रखें और वहां से ये चीज़ों को समझ पाएं। आपको बताऊं अभी ये इस बार 2022 में पूछा है क्वेश्चन कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है, ऐसा पूछा गया। हालांकि उसमें एक पार्ट और जोड़ा गया है, ये तो बेसिक हो गया। इसके बाद करंट के नाल साके शायद जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है मैंने याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट देख ही लेते हैं। ये पूछा है उसने कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है।
तो आप लोग देखिएगा अपना नोट्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये रखना है कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है। निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, जिसे नालसा कहते हैं, उसी की बात मैं कर रहा था, कि भूमिका का आकलन कीजिए कि नालसा ने किस हद तक निःशुल्क कानूनी सहायता को प्रदान करने में सहायता की है। तो अपने अनुच्छेद 39 का देखा, यहीं से इंट्रोडक्शन लिख करके स्टार्ट कर सकते थे आप लोग इस क्वेश्चन को, कि भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 39 का में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य लोगों को निःशुल्क, गरीबों को समान न्याय की प्राप्ति हेतु निःशुल्क कानूनी विधिक सहायता प्रदान करे। इसी उद्देश्य को परिपूर्ण करने हेतु नालसा अधिनियम का निर्माण किया गया है और नालसा ने निःशुल्क विधिक सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, जो कि अधोवत है, निम्नवत है। अब एक एक पॉइंट करके उसकी भूमिका लिख दीजिए 6-7 पॉइंट में, लास्ट में निष्कर्ष बताइए। तो ये आप इंट्रोडक्शन लिखने के लिए ये सब अनुच्छेद जानेंगे। ग्राम पंचायत से संबंधित क्वेश्चन आएगा, चूंकि आपकी स्थानीय सरकार की बात है, तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात अनुच्छेद 40 में की गई है, यानी कि हमें अपनी शक्तियों को विकेंद्रीकृत करना है, यानी कि सेंट्रलाइज नहीं रखना है, लोगों के पास पहुंचाना है। इससे क्या होगा, असलियत में लोकतंत्र आएगा और सभी के पास लोकतंत्र की पहुंचेगा, और जिनको के ऊपर विधि लागू होनी है वही विधि का निर्माण कर सकेंगे। हमारे ऊपर लागू होनी है तो हमारी सीधी सहभागिता होनी चाहिए, इसलिए इस चीज को स्टार्ट किया गया। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 41 में काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापे, बीमारियों, निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता या अधिकारों को पाने की बात की गई है। तो देखो अनुच्छेद 41 क्या कह रहा है कि आपको काम पाने का अधिकार है, बस शिक्षा पाने का अधिकार है, लेकिन आपको याद एक बात बताऊं, यह आप जो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूं, अभी तक मैंने पढ़ा है, ये सभी सरकार की मर्जी पर निर्भर है। इस सरकार ने कैसे दिए हैं, एक उदाहरण से बताऊं। जैसे आप 7 फेरे शादी के लें और कहें कि मैं 7 फेरे लेता हूं और मैं इन्हें तब तक निभाऊंगा जब तक संभव होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि जब संभव नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो ये भी क्या है कि राज्य लागू करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो करेगा ही, ध्यान रखिएगा। यानी कि ये उसके लिए अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है, और यदि ये नहीं भी करता है परिपूर्ण तो आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा पाएंगे, यानी कि ये बाध्य योग्य नहीं है। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा में कहा जाता है, ये बाध्य योग्य नहीं, यानी कि इन्हें आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हो। चूंकि मौलिक अधिकारों के लिए जा सकते हो ना, तो इसके लिए नहीं जा सकते हो, इसलिए। लेकिन फिर भी राज्य का यह नैतिक दायित्व है कि वो इनको प्रदान करे जो यहाँ है, और इसी के तहत क्या किया गया है कि हमारे नीति निदेशक तत्व को प्रदान करने के लिए ही क्या किया है सरकार ने, कि बहुत सारी चीज़ें लाता है। ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, नालसा अधिनियम लाया है, जैसे आपने देखा 39 का। तो कभी भविष्य में ऐसा मेंस में क्वेश्चन बनेगा, हालांकि अभी आपको डीप में पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, आई गया है कि सरकार ने किस हद तक, यानी कि सरकार ने किस हद तक अपनी स्वेच्छाचारिता से नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए हैं, उदाहरण सहित बताइए, सब प्रमाण बताइए। तो आपको ये सब बताना पड़ेगा कि देखो ग्राम पंचायतों का गठन किया है, या फिर हमने नालसा जैसी अधिनियम बना करके आगे बढ़े हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने कार्य किया है 48 से। तो ये बातें आपको बतानी होगी, ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आगे पढ़ाऊंगा, चलिए अभी आगे चलते हैं। हम लोगों ने देखा काम पाने का अधिकार, ये सभी चीज़ें हैं। बुढ़ापे में आपको पेंशन पाने का भी काम पाने का भी अधिकार है, यानी कि राज्य को देना चाहिए। तो देखो पेंशन भी देती है सरकार, क्यों देती है? अब आपके ऊपर उपकार नहीं कर रही है सरकार, चूंकि सरकार का नैतिक दायित्व ही यही दिया है हम लोगों ने, हमारी संविधान सभा ने, कि आपको ऐसा करना है। ध्यान रखिएगा। आगे काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की बात की गई है कि हमें काम के लिए न्यायोचित दशाएं होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप क्या कर दें कि जहाँ एकदम प्रदूषण है और वहाँ काम करवाने लगे, नहीं। अच्छी दशाएं होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक ठाक बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे कहीं भी नहीं। और मानवोचित दशाएं होनी चाहिए, तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध करना। तो देखिए इसके लिए सरकार ने किया है, तो लोगों को अब छुट्टी मिलने लगी है। चलिए आगे।
आगे 43 में है कि सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कि जितने भी कार्य कर रहे हैं उन्हें निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाए, यानी कि मिनिमम। चूंकि पहले क्या कराते थे अंग्रेज ये करते थे कि आपसे काम बहुत सारा करा लेंगे, मजदूरी इतनी सी दे देंगे, इतना सारा काम, मजदूरी इतनी सी, तो फिर आप कैसे करेंगे। इसी के लिए उन्होंने क्या किया है कि यहाँ लिखा है, क्योंकि जो दूध का जला पानी भी फूंक फूंक करके पिएगा, या और कुछ है, मैं तो भूल ही गया हूँ, आप लोग बताइएगा, आगे चलते हैं, है ना। आगे ये मैं बता रहा था आपको कि काम की न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए और सभी के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी होनी चाहिए, शिष्ट जीवन होना चाहिए, यानी कि अच्छा जीवन होना चाहिए, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर भी प्राप्त हों उसको, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दें, एमएसएमई की बात होती है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इन्हीं को हम बढ़ावा नहीं दे पाए, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चुनौतियां, हालांकि इसकी बात हम इकोनॉमी में करेंगे, अभी नहीं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके और बेरोजगारी की समस्या भी कम हो सके। तो देखिए क्या हम लोगों ने डायरेक्शन दे रखा है, बहुत सारा संविधान में बहुत सारा डायरेक्शन हमारे संवैधानिक निर्माताओं ने दे रखा है। आगे चलते हैं। यहां उन्होंने कहा है कि उद्योग और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना चाहिए, अनुच्छेद 39 की बात है, यानी कि हमने एमएसएमई कुटीर उद्योग की बात की है। उद्योगों के प्रबंधन में ये बाद में जोड़ा गया है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों के लिए कदम उठाना, यानी कि उनको भाग लें, कर्मकारों के लिए भाग, यानी कि वो स्वयं कदम उठा सकें। देखिए जो काम कर रहा है वो तो क्यों ना उसकी सहभागिता होनी चाहिए, जिससे कि नीतियां उसके अकॉर्डिंग तैयार हो सकें। जैसे अब मैं हूं, मुझे रात्रि में घूमना है और पहरा देना है, जागते रहो, है ना, हालांकि ऐसा। तो अब मुझे समस्या क्या हो रही है, मुझे उस हिसाब से बनाइए ना कि मुझे रात को क्या दिक्कत होती है, कौन आके परेशान करता है, कौन दारू पीता है, कहाँ मुझे जरूरत है, तो मुझे मेरी बात कहेंगे, मुझे मेरी सुनेंगे, मेरे अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो मुझे सहायता होगी। ऐसा आगे चलते हैं। मैं यह सभी चीज़ें लिख करके लाया हूँ और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए चूंकि आप लोग समझें, मेरी समझ पर बात दें और इन चीज़ों को ध्यान रखें, मुझे देखने से ज़्यादा इन चीज़ों को देखें। हालांकि पहले इसलिए मैं कैमरा नहीं दिखाता हूँ, चूंकि आप इन्हीं सभी चीज़ों को समझें। आगे चलते हैं। लिखा है कि सहकारी समितियों के गठन की बात। अब देखो सहकारी समितियों से क्वेश्चन बारंबार आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 43V सहकारी समितियों की बात है, और भी अन्य जगह पर सहकारी समिति की बात है, लेकिन सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, उनका स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने, यानी कि हम सहकारी समितियों का गठन कर पाए, उनके अपने चलाने के लिए जो भी उनके लिए आवश्यक है उन सभी को कर पाए। 39B में प्रावधान है। भारत के समस्त नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात अनुच्छेद 44 करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है, और इससे क्वेश्चन बन भी चुका है और आगे भी बनने की संभावना है। तो करंट में जो भी चर्चा में चल रहा है इसके बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन। अच्छा कैसा पूछा जाएगा, समान नागरिक संहिता पर। देखो नीति निर्देशक तत्व पर क्वेश्चन क्या आया है वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ समान नागरिक संहिता, इसका मतलब ये है सामान्यतः मैं आपको बताऊं कि जो वे भारत के निवासी हैं, अभी हमारे लिए क्या होते हैं, 2-3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। कुछ हमारे कुछ तो हमारे निर्धारित है कि हमारे यहाँ CRPC IPC उनके तहत भी हमारे निर्णय होता है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे जो निर्णय यानी कि जो हम लोगों को न्याय मिलता है उसके लिए कुछ कानून होते हैं, जैसे कि मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, इस प्रकार के। तो इन सभी के आधार पर विवाह के हम लोगों के अलग नियम, उनके अलग नियम, तो इन सभी को समेकित करके एकल करना, एक बनाना, यानी कि जिससे कि हमारे पूरे भारत में क्या आ जाए, एक रूपता हो। अब क्या हो, एक रूपता सुनिश्चित हो, एकता की भावना हो, बंधुत्व की भावना हो, इसके लिए समान नागरिक संहिता को बनाना। लेकिन इसके कई पक्ष हैं, कई विपक्ष हैं, इसमें यह और कई सारे विपक्ष और पक्ष हैं, उन्हीं के आधार पर इस पर क्वेश्चन बनता है, और ये भी मैं एक दिन आगे लाऊंगा ये टॉपिक्स, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ ध्यान यह रखेंगे कि देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बना है, आप लोग देख रहे हैं 2015 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये आप देख पा रहे हैं 2015 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि चर्चा कीजिए कि वे कौन से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में प्रदत्त के अनुसार अपने नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता को अधिनियमित करने से रोकते हैं।
यानी कि वे कौन कारक हैं जो हमारे यहाँ समान सिविल संहिता को लागू करने से रोक रहे हैं, इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो चर्चा कीजिए कि वे कौन से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रदत्त के अनुसार नागरिकों के लिए समान संहिता को रोक रहे हैं, यानी कि इसको लागू करने से कौन रोक रहा है, क्या कारक है कि जो इसको नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, तो वो कारकों के बारे में पूछ रहा है क्या है। अब कई सारे कारक हैं इसमें, है ना। चूंकि सबसे पहले जनता को समझानी बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हैं कई सारे कानून बनाते हैं तो हम लोगों को पहले जन सहभागिता होना बहुत जरूरी है कि हम लोगों को इसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति बनवानी पड़ेगी कि समान नागरिक संहिता से किसी के कानूनों का उल्लंघन नहीं होगा, इसमें और अच्छा ही होगा, ऐसा कुछ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको मैं आपको आगे एक दिन लाऊंगा, तो ध्यान रखिए। लेकिन क्वेश्चन आपने देखा कैसा, तो आगे भी अभी बनेगा, तो इस पर क्वेश्चन करेंट में आएगा। तो ये आपको कहाँ से मालूम चला, आप पढ़ रहे हैं सिलेबस और क्वेश्चन PY को देख रहे हैं तब। तो अभी आपने क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं। अब आगे जब मैं नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ाऊंगा आपको, तब आप डीप में इस चीजों को समझ जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे यहाँ क्या लिखा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के वर्गों के लिए हम लोग सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देना है कि उनको शिक्षा मिले, आर्थिक हित भी मिले और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा प्रदान की जाए। तो ये 46वें अनुच्छेद में है कि ऐसे ही 47वें अनुच्छेद में है कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीले दवाएं, मदिरा, ड्रग, औषधियों प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। जैसे बिहार में दारू प्रतिबंधित है, हालांकि और ज़्यादा चलती है। तो इस प्रकार के जो ऐसी चीज़ें हैं इन पर प्रतिबंध लगा जाए, यानी कि जो हमारे यहाँ जो आपने देखा होगा बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं, कई लोग तो उसकी खुल करके आलोचना करते हैं, हालांकि करना भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं करते हैं। तो उसमें कि भाई बीमा लिखाइए खुद खाएंगे नहीं, तो इस प्रकार के आप देख रहे हैं। तो ये हो रहा है, आगे चलेंगे। हम लोगों को यहाँ विवादित मुद्दों में कम पढ़ेंगे, चूँकि पढ़ाई हो पाए हम लोगों की, पर ना पर्सनली इंटरेस्ट है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। आगे चलेंगे। तो अनुच्छेद 47 है कि पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करना। ठीक है। फिर अनुच्छेद 48 में है कृषि को और पशुपालन को आधुनिक तरीके से बनाना। अब देखिए कृषि और पशुपालन की बात GS3 के सिलेबस में की गई है, आप लोग देखिएगा उसमें GS3 के सिलेबस में की गई है, और आप देखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको ऐसा एक साथ सभी चीज़ें मिला करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब GS3 का सिलेबस लेंगे और वहाँ लिखा है इन्हीं की बातें। तो ये सभी आपको सिलेबस ऐसे ही याद होता है कि आप एक एक चीज़ पढ़ते जाएं और उसको याद करते जाएं। ठीक है, मैं यहाँ आपको वही बता रहा हूँ। देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है कि पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र की बात है, और देखिए अनुच्छेद किस में है। तो आप सिलेबस के साथ इस अनुच्छेद को लिखिए और उसको याद करिए। तो इन चीज़ों को याद करेंगे तो धीरे धीरे आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कंटेंट बनते जाएगा और आपको नॉलेज होता जाएगा। यह क्रमिक प्रक्रिया है, धीरे धीरे ही होगा। आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि कृषि पशुपालन और वैज्ञानिक प्रणालियों को करना, गाय बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि को रोकना, बलि पर रोको, उनकी नस्लों में सुधार करना। तो यानी कि जो बलि इत्यादि करते थे, कई सारी धार्मिक कुरीतियां विद्यमान थी उसमें, तो इनको रोकना ये सभी है। अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारकों और इस वस्तुओं का संरक्षण करना। इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर लिख सकते हैं। अनुच्छेद 49 है, ये राष्ट्रीय महत्व वाले जो घोषित किए गए हैं स्थान, इन सभी के लिए, इन सभी की बात करता है कि इनके हम सुरक्षित रखें। देखो क्या होता है, अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ रहा था कि दिल्ली में जो लाल किला है, इन सभी चीज़ें, लाल किला किस नहीं शायद और किसी का वो था, उसमें चूल्हे बना करके रोटी चूल्हा जला करके रोटी बना रहे हैं, जल रहा है, खराब हो रहा है, लकड़ी में कीड़े पड़ चुके हैं। तो इस प्रकार के आपने कई जगह पर देखा होगा साफ सफाई नहीं डली रहती, कई के जो किले हैं, तो उनमें इनका हमें ध्यान रखना चाहिए, चूंकि ये हमारी विरासत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इतिहास के लिए 49 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो 50वां अनुच्छेद आपको बार बार मैं आगे प्रयोग करूंगा, इसलिए मैं यहाँ और भी समझा दे रहा हूँ। कहता है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करना। तो राज्य की जो लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिकाओं को पृथक करना, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथककरण की बात कर रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा शक्ति पृथककरण का सिद्धांत, ठीक है ना। तो शक्ति पृथककरण के सिद्धांत का सीधा साधा मतलब ये है कि हमारे यहाँ कई सारे सरकार के 3 मुख्य अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो कार्यपालिका विधायिका के
कार्यों में हस्तक्षेप ना करे और न्यायपालिका कार्यपालिका या विधायिका के में हस्तक्षेप ना करे, यानी कि परस्पर एक दूसरे के में हस्तक्षेप ना करके स्वयं की शक्तियों का स्वयं उपभोग करें। ये सरल भाषा में हो गया, बाकी मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। तो इसी के संदर्भ में ये है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग रहें, एक साथ एक दूसरे की शक्तियों को छीनने नहीं, ये तो मेरी है यानी कि ये मेरी है, तो ये सब पकड़ करके छीनने की बात नहीं है। दोनों अपनी जो उनकी शक्तियां हैं उसी के अकॉर्डिंग कार्य करें, ऐसा। तो अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण की बात। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पढ़ाऊंगा, वहां इस अनुच्छेद को आपको उल्लेखित करना है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। GS2 में आप पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में, तो उसके लिए अनुच्छेद 51 बहुत महत्वपूर्ण है, 51। तो आपको मैं जो ये अनुच्छेद बता रहा हूँ आपको बहुत ही कामगर है और याद रखना है, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने, कि मध्यस्थता करते हुए निपट जाए। जैसे कि हमारे यहाँ चाइना के और भारत का विवाद चलती रहता है, पाकिस्तान से चलता रहता है, तो इनको निपटाना नेपाल से, ये सभी जो है तो हम लोगों को बात करके सुलह करके निपटाना ये ज़्यादा ठीक रहता है। अच्छा, चाणक्य विषय की बात करते हैं, संधि विग्रहयान आसन, है ना। मित्रों और आगे चलते हैं। तो ये हम लोगों ने देखे नीति निर्देशक तत्व, क्यों देख लिए बीच में। अब देखिए 2023 का क्वेश्चन, देखिए डायरेक्टली अपने एक 2015 का क्वेश्चन देखा, यूपीएससी का ही मेंस का ही। 2023 का क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ 2023 का क्वेश्चन भी इसी को लेकर के, यानी कि इसी को लेकर के जो मैं बता रहा था कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है, जो मैं आपको इसमें बता रहा था पढ़ करके, वही देखो यहाँ लिखा है। तो आपको ये निकलवा लेनी है, हालांकि इसमें सब कुछ लिखा रहेगा, कंसेप्ट हर जगह पर, लेकिन ये निकलवा लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए, तो निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है, यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है। निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण की भूमिका का आकलन कीजिए। तो देखो, यदि आप नीति निर्देशक तत्व तो बार बार पढ़ती रहते हो, तो प्रीलिम्स में तो महत्वपूर्ण हुए हैं ही, मेंस में भी है। और मेंस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं 2 क्वेश्चन यहाँ लाया हूँ, और भी क्वेश्चन होंगे इसमें, तो आप लोग भी देखिएगा, और मैं भी इसके को देख करके आगे जब पढ़ाऊंगा तब लाऊंगा। चलिए, हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा, ये तो हमने ऐसे ही पढ़ा दिया कि ये आपको एक टॉपिक्स हो गया आपका। ये प्रीलिम्स के लिए यदि आप ऐसा पढ़ के रखते हैं और आपको याद रहता है कि किस अनुच्छेद में क्या क्या है जो मैंने पढ़ाए हैं, तो आपको प्रीलिम्स के लिए यही याद रखना है, यानी कि आपका प्रीलिम्स का रिवीजन इतने में हो जाएगा। तो आपको ये इतना वीडियो मैं कट करके अलग से डाल दूंगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए ध्यान कि एक तो संविधान क्या है, दूसरा संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है। इसके साथ ही हमने थोड़ा सा आपको नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बता दिया और पढ़ाया है, जिससे कि जो आते रहेंगे तो इनके आगे आते रहेंगे तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा मालूम हो गया कि क्या क्या नीति निर्देशक हैं। और मैं कहूँगा कि इनको आप पढ़ने रहिए बार बार, ये याद होंगे तो आप कई सारी चीज़ों को इंटरलिंकिंग कर पाएंगे, और इनको मैं आगे डीप में पढ़ाऊँगा ही। चलिए, अब हम लोग देखते हैं और भी कि मौलिक अथवा आधारभूत सिद्धांत जैसे नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में है, और उनका व्यवहारिक परिस्थितियों में अनुरूप हम कर रहे हैं। जैसे समान नागरिक संहिता के शुरू में इसको हम क्या करेंगे, परिणित करेंगे। इसका क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया। अब हमें समझ रहा है सबसे पहले सुशासन। अब सुशासन समझेंगे यहीं से, सुशासन क्या होता है, और सुशासन को समझने के साथ ही मैं यहाँ ये बताऊँगा कि फिर मैं सुशासन समझाऊंगा। अभी तक मैंने संविधान समझाया, राज्य व्यवस्था समझाया, अब सुशासन। फिर इन तीनों के बीच और जनतंत्र, जनतंत्र को सामने लिए हम जानते ही, जनतंत्र यानी कि लोकतंत्र, जनता का शासन, इसको हम पढ़ समझेंगे, और फिर चारों के संबंध को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आपके वैसे सुशासन का अर्थ क्या होता है। सुशासन का अर्थ होता है, अब ये मैं सुशासन का अर्थ बता रहा हूँ कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन की परिभाषा। सुशासन क्या करता है कि संविधान है, संविधान के आधार पर हमने कुछ कानून बनाया जो राज्य व्यवहारिक तौर पर राज्य व्यवस्था हुआ, तो उस व्यवहारिक कानून को हमें क्रियान्वयन करने में हमें क्या करता है, ये जो सुशासन भागीदारी करता है। सुशासन का मतलब सीधा साधा सुंदर शासन। सुंदर शासन कब होगा, जब बेहतर तरीके से कोई कानून जो बन रहा है वह इम्प्लीमेंटेशन हो, यानी कि उनका हो, और हम देखें कि सच में हो रहा है, यानी कि जिस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने कानून बनाया था वह उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, ये है सुशासन। तो सुशासन से अभिप्राय, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन के अनुसार
अनुसार गवर्नेंस शासन व्यवस्था की वह इकाई है जो नीतियों को धरातलीय स्तर पर क्रियान्वयन करने में, यानी कि धरातलीय स्तर पर क्रियान्वयन करने में पारदर्शिता व जवाबदेही की भूमिका निभाते हैं, कि पारदर्शी तरीके से उसे पहुंचाते हैं और जवाबदेह बनाते हैं। अब ये दो शब्द आई यहाँ कि पारदर्शी क्या होता है। अब ये पारदर्शिता समझने के लिए आप देखिए, ये आप दो गिलास देख रहे हैं, एक तो ये स्टील का गिलास है और एक कांच का गिलास है। आपको क्या दिख रहा है कांच के गिलास में? स्टील के गिलास में बताइए कितना जल है, बताइए कितना जल है स्टील के गिलास में? नहीं बता पाएंगे क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। ऐसे शासन की नीतियों में यदि होगा कि क्या नीति पारित की है, उसके अंदर क्या लूप होल है, वो जब समझ में नहीं आती है। अभी हम लोगों के साथ यही है कि हम लोगों को बहुत सारी चीज़, क्या नीतियां हैं, क्या कर रहा है सर, मतलब कितना हुआ, जैसे कोई नीति आई और उसके तहत कितना क्या हुआ, कितनी वो सक्सेस रही, कितनी नहीं रही, ये सभी चीज़ें कोई भी पारदर्शिता नहीं है। तो इस जल, जैसे कांच के गिलास में जो एकदम जल दिख रहा है, आपको पता है कि कितना भरा है, यानी कि इतना भरा है, अभी इतना खाली है, तो ये दिख रहा है आपको, तो ये खाली है। ऐसे ही हम लोगों को पारदर्शी, यानी कि ये गिलास में हमें क्या है कि पानी जल दिख रहा है कि पारदर्शी है, ऐसे ही सरकार की प्रक्रियाएं हो कि हमें दिखे कि सरकार ने कितना कार्य किया है, कितना नहीं किया है। असलियत में पारदर्शिता यही है। अब जवाबदेही को समझ लेते हैं। जवाबदेही क्या है? तो जवाबदेही भी यही है। क्या है? जवाबदेही भी क्या है कि किसी कार्य को कोई कर रहा है व्यक्ति, तो उसके प्रति, यानी कि कर रहा है तो उसके प्रति जिम्मेदार रहे। दूसरा, जैसे कि कोई आपको सहायता लेनी है, तो यदि आपको कोई सहायता मिलनी है तो आपको वो नहीं मिल रही, तो आप किससे शिकायत करेंगे? तो वो व्यक्ति हो, यानी कि कौन जवाबदेही लेगा इस कार्य की। कि जैसे हम जिम्मेदारी को भी जवाबदेही एक व्यापक आयाम है, जिम्मेदारी छोटा है कि हमने किसी को जिम्मेदारी दी कि आपको ये करना है, और यदि उसे नहीं किया तो हम उससे पूछें कि भाई क्या किए हो, क्या नहीं किए हो, तो ये जवाबदेही है। यानी कि शासन व्यवस्था के यदि कोई कार्य नहीं हो रहा है तो हम किससे पूछें? वो जवाबदेहिता। तो पारदर्शिता व जवाबदेहिता का भूमिका निभाते हैं, यानी कि सुशासन को बेहतर बनाते हैं, और पारदर्शी और जवाबदेही की भूमिका जिसमें हो, यानी कि जिस शासन में पारदर्शिता व्याप्त हो, जवाबदेही हो, वह सुशासन है। यानी कि जहां पर एकदम सभी चीजें स्पष्ट हो, कितना लाभ हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, सरकार क्या नियम निकाल रही है, क्या कैसे कर रही है, और सरकारी नीतियों में जो सहयोग करती है वह सुशासन है। सुशासन का सीधा अंतर होता है सुंदर शासन, यानी कि गुड गवर्नेंस। ध्यान रखिए। अब सुशासन में ये तो पारदर्शिता और जवाबदेहिता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा व्यवहारिक चुनौतियों, मुद्दों का विशेषज्ञता पूर्वक मूल्यांकन भी करते हैं। चूंकि ये लोग विशेषज्ञ होते हैं, तो विशेषज्ञता पूर्वक क्या करते हैं, उन चीजों का मूल्यांकन करते हैं कि क्या चुनौतियां हैं। चूंकि कई सारी नीतियों का बन जाना, नीतियों का क्रियान्वयन भी होना जरूरी नहीं है कि समस्या दूर हो गई हो, तो उसको हम व्यवहारिक स्तर पर ये समझते हैं, व्यवहारिक विशेष चुनौतियां देखते हैं और फिर उसकी जो बात करते हैं, यही सुशासन है। यानी कि कुल मिलाकर के सुंदर तरीके से शासन को चलाया जाए। अब सुशासन के बारे में हुआ, जैसे अब यहां समझाते हैं, तो अभी आपको समझा कि यह है सुशासन। तो सुशासन अब तीनों जुड़े हुए हैं। कैसे? अब जैसे तीनों के बारे में बात करेंगे, तो अभी तक हम लोगों ने बात किया सुशासन के बारे में, और बात किया हमने संविधान के बारे में और राज्य व्यवस्था के बारे में। तीन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, संविधान, राज्य व्यवस्था और सुशासन। अब देखो तीनों में है क्या, कैसे जुड़े हुए हैं। अब तीनों को जुड़े हुए हैं उसको मैं बताता हूं यहां। जैसे आपने देखा कि संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 में लिखा है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, यानी कि जैसे हम अपनी तरीके से बोल सकते हैं, जो हमारा मन हो हम बोल सकते हैं। हालांकि इसके भी है कि हम घृणा वाक, हेट स्पीच, या किसी को कोई दिक्कत करे ऐसे वाक्य, गाली इत्यादि, ये सभी नहीं बोल सकते, लेकिन सामान्यतः जनरल अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में। अब हमें पता भी करना चाहिए इसके तहत हमने क्या किया, हमें सूचना का अधिकार, चूंकि हमें सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है, तो ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ। और यहाँ आया कि सूचना, इसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया, सूचना अधिकार अधिनियम 2005। तो ये जो संविधान ने अनुच्छेद दिया, क्या, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के आधार पर राज्य व्यवस्था ने क्या किया कि राज्य व्यवस्था ने उसके आधार पर एक व्यवहारिक कानून बनाया, सूचना का अधिकार अधिनियम। अब इसी के तहत अभिशासन के अब आया अभिशासन का काम। अब जो ये कानून बन गया, इसका बेहतर तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो, तो हम लोगों को ये दिया गया कि राइट, साफ सूचना का अधिकार। अब हम कोई सूचना मांगते हैं और वो हमें मिले, तो मांग रहे हैं वो मिले,
कितने दिन में मिलना है, क्या मिलना है, कौन जवाबदेह है, कौन है, तो ये सभी पारदर्शी और जवाबदेही है। अभिशासन का मतलब भी सुशासन या गुड गवर्नेंस ही होता है। तो यानी कि अब हमने सूचना मांगी और हमें प्राप्त हो, तो इसमें जो मांगना और प्राप्त होने में, हमने मांगी तो कोई जवाबदेह है, वो दे रहा है सूचना, वो प्राप्त हो रहा है, यहाँ गुड गवर्नेंस की बात आ जाती है। देखिए संविधान में वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता लिखी है मान लो, लेकिन राज्य व्यवस्था ने सूचना का अधिकार अधिनियम बना दिया, लेकिन हम मांग रहे हैं सूचना और नहीं मिल पा रही है सूचना, तब क्या है, ये अभिशासन नहीं है, ये गुड गवर्नेंस नहीं है। यानी कि असली धरातल स्तर पर तभी जब सूचना वो पहुंचती है, पारदर्शिताएं रहे, जवाबदेही निश्चित हो, तभी वह कानून का महत्व है। इसलिए संविधान, राज्य व्यवस्था और अभिशासन तीनों ही जुड़े हुए हैं, परस्पर संबंधित हैं, परस्पर अन्योन्याश्रित है। आप ऐसा नहीं पढ़ पाएंगे कि संविधान अलग से पढ़ाइए सर, राज्य व्यवस्था अलग, वो अभिशासन, तीनों के परस्पर जुड़े हुए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। बस यदि यही सिलेबस किसी पीसीएस में होता तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहे होते, लेकिन यूपीएससी में इस प्रकार का माहौल है कि सभी निकल के आते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ सूचना के अधिकार की बात आई तो हम सूचना के अधिकार को देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत ये आया है और सूचना के अधिकार को हम लोग यहाँ थोड़ा सा देखेंगे। चलिए तो देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, जवाबदेही, अब देखो तो आप लोगों ने देखा जवाबदेहिता या ये सभी चीजें। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको और आगे दिखाता हूँ मैं आपको। सूचना का अधिकार क्या है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त करना है। तो ये आप लोग देखिए यहाँ क्या लिखा है, नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए पारित किया गया है। सरकार के कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, यही मैंने समझाया ना परिभाषा में कि सरकार के कार्यों में पारदर्शिता हो और दूसरा उत्तरदायित्व हो, कि उसकी जिम्मेदारी लेने वाला को उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, चूंकि जब स्पष्ट होगा कि इतना पैसा आ रहा है इस कार्य के लिए, यानी कि गांव के विद्यालय को भरने के लिए मान लीजिए इतना पैसा आ रहा है और इतना खर्च हो गया है, तो फिर भ्रष्टाचार हो नहीं पाएगा ना। तो पारदर्शिता रहेगी तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी, जवाबदेहिता रहेगी तो कोई गलत नहीं करेगा। यानी कि कोई बिल्डिंग बना रहा है और सीमेंट गलत प्रयोग कर रहा है, तो सीमेंट का प्रयोग ठीक से करेगा, वो देखेगा उसको, चूंकि जवाबदेहिता देना है। जैसे कि एक विद्यालय गिर जाता है या पुल गिर जाता है, तो क्यों गिरा, आपके समय में बना था 20 साल में गिरना चाहिए था, लेकिन 2 साल में गिर गया, ये आपने क्या किया, तो फिर उसकी परीक्षण किया जाएगा। और यदि उसमें ये समझ में आया कि इसमें मटेरियल में हमने प्रॉब्लम की थी इसलिए यह गिर गया पुल, तो फिर उस पर कार्यवाही हो, तो यह होती है जवाबदेहिता, कि कार्यवाही जिसने जो कार्य किया वो उसके लिए जवाबदेह रही, भाई मैंने किया और ऐसा हुआ, ठीक है ना। जवाबदेही यानी कि आपको जैसे गेहूं नहीं मिला है तो आप किस अधिकारी के पास जाएंगे, और तो जैसे कि वो आपका गेहूं दिलाए ही, तो ये जवाबदेहिता होती है। तो इससे भ्रष्टाचार को भी क्या होता है, नियंत्रित होते हैं। वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र के लोगों के लिए कामयाब बनाता है। यह स्पष्ट है कि जानकार नागरिक प्रशासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता बनाए रखने के लिए बेहतर सक्षम है और सरकार की अधिक जवाबदेहिता बनाते हैं। यह कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का एक बड़ा कदम है, यानी कि सूचना का अधिकार, जिससे कि हम जानकारी ले सकें। तो पारदर्शिता के को व्यवहारिकता में लाने के लिए सूचना का अधिकार दिया गया, आपको सूचना का अधिकार दिया गया कि अब आप स्वयं ही जानकारी मांगे, और स्वयं मांगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो ये है, तो ये आपको इस पारदर्शिता को, सुशासन को समृद्ध करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, आपको दिया गया। आप देख रहे हो सूचना का अधिकार, ये वहीं से है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की ये साइट से मैं बता रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट ऑफिशियल साइट से ही आपको ये सब परिभाषाएं लाने का प्रयास करता हूँ अधिकतर, हालांकि नहीं मिलता है तो इधर उधर से भी लाता हूँ, पर ऐसी चीजें मैं वहीं से लाने का प्रयास करता हूँ। आगे तो आपने देखा कि जानकारी देने का बड़ा कदम ये है। एनआईए सार्वजनिक प्राधिकरण रूप में अक्टूबर 2005 में ये आया था, तो हम लोगों ने देख लिया कि सूचना अधिकार कब आया था, 2005 में आया था। अब देखिए इसके आधार पर क्या हुआ कि आपने ये देखा, अब देखिए जवाबदेही की परिभाषा क्या होती है। अब देखिए हम लोगों ने देखा सूचना का अधिकार, इससे क्वेश्चन भी बना है यूपीएससी में और ये बनेगा आगे, क्योंकि देखिए हम लोगों को प्रशासन को ठीक से करना है और ठीक से चलाना है, उसके संदर्भ में क्वेश्चन आपको बनेगा ही। आपको थोड़ा सा इधर उधर मेरा दिख रहा होगा चेहरा, बट आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, उस पर फोकस करना चाहिए। यहाँ लिखा है सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन जो अभी किया गया, चूंकि 2019 में इसमें संशोधन किया गया,
और इसे असली अर्थों में थोड़ा सा कमजोर बना दिया गया। तो आपको बताएंगे कि कैसा है, इसको भी मैं अभी लेकर के आऊंगा एक आध बार कि कैसे इसे कमजोर बना दिया गया, क्या हुआ। लेकिन अभी यह सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, इसमें तो इसी के बारे में हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? विवेचना कीजिए सब प्रमाण। इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब देखो, आपने यदि पहले से पढ़ा होता सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, अब ये कैसे का क्या 2005 का पढ़े, ये करंट है नहीं मित्रों। क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो आपके लिए बहुत काम की है। तो पारदर्शिता को बढ़ावा देने के मुद्दे, जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिए, तो पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिए सूचना का अधिकार आया, इसलिए पेपर में ये आपसे के सीधे सिलेबस से संबंधित है। और सिलेबस में यदि आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देखने का प्रयास करिए। ये आपका GS 2 का 15वें नंबर का टॉपिक है, जिसमें गवर्नेंस लगा हुआ है। इसमें लिखा है शासन व्यवस्था, यानी कि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता। मैंने बताया पारदर्शिता वह होती है जैसे कांच में एकदम सफेद पानी दिख रहा है कि कितना भरा है, वैसी सरकारी की नीतियां भी आपको दिखेगी कितना कार्य हुआ है कितना नहीं हुआ है, यह हुई पारदर्शिता। आगे आपने देखा यहाँ की जवाबदेहिता, यानी कि कौन जिम्मेदारी लेगा कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं और कंप्लीट है, यदि नहीं हो रहा है तो उसी के लिए वह व्यक्ति जिम्मेदार है, यह हुआ जवाबदेहिता। तो अपने पारदर्शिता और जवाबदेहिता दो शब्दों को समझा। इसके बाद तो इनके महत्वपूर्ण पक्ष, अब देखो जो इस सूचना का अधिकार अधिनियम है, यह पारदर्शिता और जवाबदेहिता दोनों का महत्वपूर्ण पक्ष है, और इसलिए करंट में क्वेश्चन आ रहा, यानी कि इसमें संशोधन हुआ तो ये पूछा गया। शिक्षा में संशोधन हुआ तो उसको लेकर के ऐसे पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण यदि कानूनों में संशोधन हो रहा है, कुछ महत्वपूर्ण वो चीजें हैं तो उससे आपको पूछा जाता है। जैसे वित्त आयोग भी बनाया जाता है हर 5 वर्ष पर, तो अधिकतर देखा गया कि वित्त आयोग के बनने के बाद क्वेश्चन 1-2 वर्ष के अंतराल पर आया ही है। चलिए अब देखो आगे है कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डिजिटलीकरण के माध्यम से हम इसको ला पाए, गवर्नेंस को बढ़ावा दें। जैसे कि हमने योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए डीबीटी को लाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। अब इससे क्या हुआ, लोगों के हाथ में सीधे से क्या हुआ कि जो हम सहायता देना चाहते थे वो पहुंच गया। जैसे कि कोविड में महिलाओं के लिए हम लोगों ने पैसा देना चाहा तो पहुंच गया। ऐसे ही किसान सम्मान निधि योजना के तहत हम लोगों ने देखा कि किसानों को प्रत्येक 4 माह पर 2000 रुपये, यानी कि वर्ष के 6000 रुपये प्रदान किए जा रहे। तो ई गवर्नेंस का जब प्रयोग करेंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मतलब बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप सूचकांक देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितना है। तो आप एक बार सर्च कर सकते हैं भ्रष्टाचार सूचकांक को। मैंने आगे मैं इस चीज को भी लाऊंगा कि भ्रष्टाचार सूचकांक वगैरह क्या है, मैं सभी चीजें लाऊंगा। तो आपको ये देखना है कि ई गवर्नेंस का प्रयोग क्यों, क्योंकि पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेहिता बढ़ेगी। तो देखो यही महत्व देख लीजिए आप, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता में वृद्धि होगी, जवाबदेहिता में वृद्धि होगी। इसके बाद और क्या करती हैं सुशासन को अच्छा बनाने में, तो ये आप लोगों ने देखा कि ई गवर्नेंस क्या करेगा, पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, जवाबदेहिता को बढ़ावा देगा। अब देखिए डीबीटी का मैंने बताया, एक और बताते हैं आपको। मैंने फास्टैग, आपने देखा फास्टैग। फास्टैग क्या होता है कि जो ये 4 व्हीलर रहते हैं, मैं बाइक कह रहा हूं, 4 व्हीलर रहते हैं, उसके ऊपर लगा रहता है और जो टोल टैक्स पर पैसे आपके काट लिए जाते हैं। तो ये ऑनलाइन लाया गया है, और इसमें क्या होता है, आपको पैसे से रिचार्ज करना पड़ता है, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं। और जैसे ही आपके टोल के माध्यम से टोल के पास से निकलते हैं तो वो स्कैन करके आपके पैसे काट लेता है और आप तुरंत निकल जाते हैं। इससे यानी कि कोई अपना ये नहीं कह पाता है चाचा विधायक हैं हमारे, है ना, कि चाचा विधायक जी हैं, ये वाली बात नहीं चलती है। तो आप उसको देना ही पड़ता है, ऐसी बात है। चलिए तो उससे काट लिया जाता है, ध्यान रखिए। तो फास्टैग ने बहुत अच्छा किया। फास्टैग के बाद ऑनलाइन चालान का जो आया कि ऑनलाइन चालान। अब क्या करते हैं कि जूम करके आपकी गाड़ी के नंबर निकाल करके उससे डायरेक्टली आपके खाते से आपका चालान कर दिया जाता है। तो ये सभी चीजें, ये गवर्नेंस के लाभ हैं। हमने ई कोर्ट की स्थापना की, ई अदालत की स्थापना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार की चीजों को ई गवर्नेंस का प्रयोग करके हम क्या करें, अपने शासन प्रणाली को सुंदर बनाएं, और जो भी हम जन कल्याणकारी नीतियां चला रहे हैं उनका असलियत में यथार्थ स्वरूप में जनतंत्र तक लाभ पहुंचे। अब तो ये सुशासन के संदर्भ में ये लगा हुआ है। अब देखो सुशासन को और भी चीजें महत्वपूर्ण बनाती हैं, और इनको कुछ घटक हैं सुशासन को बेहतरीन बनाने की। तो भी आपको सुशासन मालूम चला, देखा आपने कि कैसे सूचना के अधिकार अधिनियम से क्वेश्चन आया, ऐसे ही और सारे अधिनियम के से क्वेश्चन
आते हैं जिनको हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो अभी हमने सुशासन पढ़ा नहीं रहा हूं, बस सुशासन बता रहा हूं क्या होता है। अब देखो संविधान जान गए, राज्य व्यवस्था जान गए, सुशासन जान गए, नीति निर्देशक। तो अगले 10 लेक्चर में आपको कंप्लीट पॉलिटी का बेसिक बता दूंगा, जिससे आप सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो जाएगी। तो अगले 10 लेक्चर में फिर जो होंगे ना, अगले उसके बाद के जो लेक्चर होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना आएगा। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। अब देखिए इसके बाद क्या है कि ये हम लोगों ने गवर्नेंस देखा कि सुशासन होता क्या है, आगे चलेंगे। अब देखो ई गवर्नेंस क्या है। आपके यहां एक शब्द प्रयोग हुआ कि ई गवर्नेंस। क्या हुआ? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस को समझते हैं। ई गवर्नेंस क्या है? सरकार की आम नागरिकों के लिए जो उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवा देना। डायरेक्टली इंटरनेट का प्रयोग करके एक क्लिक की और उपलब्ध हो गया, ऐसा। तो इसे ही हम ई गवर्नेंस कहते हैं। यानी कि सुशासन में अब इससे कि हम डायरेक्टली भेज दें तो उससे लाभ होगा। अब देखिए जैसे आया तो सुशासन के लिए ई गवर्नेंस की बात हुई है। आगे देखते हैं। अब देखो यूएनएचओ, जिसका नाम मैंने यहां लिखा था, क्या लिखा था यूएनएचओ का नाम? जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन है, यही यूएनएचओ है। तो इसने क्या कहा कि सुशासन किसी देश में है, उसकी क्या मतलब क्या चीजें होनी चाहिए सुशासन को होने के लिए, यानी कि क्या घटक होने चाहिए। यानी कि यदि ये सभी चीजें भारत में हैं तो आपको कहना चाहिए कि सुशासन है। हालांकि ये केवल पक्ष वाले पॉइंट है, विपक्ष वाले भी पॉइंट आपको लिखना है। तो आगे पढ़ाने में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बताऊं घटक क्या होते हैं, कि सुशासन के घटक क्या होते हैं, कैसे सुशासन आएगा किसी देश में, या फिर सुशासन आ जाएगा तो स्थिति क्या रहेगी। देखिए यदि बेहतर शिकायत निवारण प्रणाली है उसके यहाँ, क्योंकि देखिए मान लीजिए यदि आपको योजना का लाभ नहीं मिला, आपको किसी भी चीज से कोई दिक्कत हो रहा, आपकी कोई भी जैसे आपकी कोई भूमि को कब्जा रहा है, आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपको घर बनवाने के लिए पैसे मिले लेकिन उसमें बीच में कोई खा रहा है, तो इन सभी के लिए शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता हो, यानी शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध हो तो होगा। अब जैसे बेहतर न्यायिक व्यवस्था, तो पहली बात तो कि हमारे यहाँ बेहतर न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि असलियत में है नहीं। बहुत सारे लंबित केस हैं और आप लोग जानते हैं कि चप्पल घिस जाएगी, ये वाला आप लोगों ने सुना होगा। तो बेहतर न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा भी और कुछ भी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम क्या करें कि उस चीज को समझ, उस अपनी शिकायतों का डायरेक्टली ऐसा कुछ कर सके। तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसा कि कोई डिजिटलीकरण कुछ आया, तो यहाँ मैंने बताया कि सीपी ग्राम्स, आप देखो सीपी ए क्या लिखा है, सीपी ग्राम, देखो ये लिखा है सीपी ग्राम, यदि आप समझ पा रहे हो। डायरेक्ट साइट है सरकार में शिकायत निवारण तंत्र, ये देखो अपने साइट ओपन करके आपको बताया है। तो देखो शिकायत निवारण तंत्र के लिए आपको मैंने सीपी ग्राम बताया। अब इन्हीं चीजों का तो आपको आंसर में प्रयोग करना है, तो आप जिससे कि आपके नंबर बढ़ेंगे। और मैं एक एक चीज को बताती जा रहा हूँ। टीचर क्या करते हैं, सीपी बेहतर न्यायिक सेवा होनी चाहिए ऐसे बोल करके निकल देते हैं, नहीं, मैं आपको यहाँ लाया हूं कि कैसे बेहतर, उदाहरण क्या है उसका। तो सीपी ग्राम आपको लिखना है। ये क्या करता है, ये क्या है सीपी ग्राम? तो सीपी ग्राम के बारे में मैं आपको बताता हूं। सीपी ग्राम के बारे में ये है, यह एक ऑनलाइन पोर्टल है। क्या है? ऑनलाइन पोर्टल है, जिस पर आप सरकार की कोई भी जो मंत्रालय या इत्यादि ने जो आपसे सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो मंत्रालय इत्यादियों की शिकायत आप कर सकते हैं इस पर। सीपी ग्राम्स एक पोर्टल है। सीपी ग्राम्स पोर्टल का एक मूल कार्य नागरिकों को ऑनलाइन मंच प्रदान करके उनके जीवन को आसान बनाना है, जहां से वे सेवा वितरण से के खिलाफ अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। कि सेवा वितरण जो हो रही है, यदि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है उसमें, तो शिकायत दर्ज कर सकें। और आगे इसकी साइट्स वाली जो परिभाषा है उसी को देख लेते हैं। यह कह रहे हैं कि शिकायत निवारण तंत्र किसी भी प्रशासन की मशीनरी का अभिन्न अंग है। क्योंकि यदि सुशासन चाहिए तो सुशासन के लिए अनिवार्य घटक शिकायत निवारण तंत्र है। अब आपको कहेंगे कि भाई अपने यहाँ सुशासन नहीं है, ऐसे कौन से कारक विद्यमान है कि हमारे यहाँ सुशासन नहीं है, तो आप इसका पॉइंट बोलिए कि हमारे बेहतर शिकायत निवारण तंत्र की अनुपलब्धता है, हमारे यहाँ बेहतर वो नहीं है, ये वाली आप बात कह सकते हैं। और जब आपको कहना हो कि है, तो आप सीपी ग्राम का उदाहरण देकर के ऐसी चीजों का, और भी ऐसे कई सारी चीजें उदाहरण हैं जिनका उदाहरण देके आप पुष्ट करिए। यहां आपको ये जो भी आपको जैसे पक्ष में बोलना है तो पक्ष के लिए प्रमाण होने चाहिए, विपक्ष में बोलना है तो विपक्ष के लिए प्रमाण होने चाहिए, ध्यान रखिए। हालांकि पक्ष विपक्ष नहीं बोलना होता है, यहां क्वेश्चनों की ऐसी डिमांड जब होती है कि समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तब तर्क
तर्क पक्ष में भी देने होती हैं और उसके विपक्ष में भी बातें करनी होती है, तो दोनों के लिए। तो शिकायतों को कोई भी प्रशासन तब तक जवाबदेह व उत्तरदायी और उपयोगकर्ता अनुकूलन होने का दावा नहीं कर सकता, यानी कि उत्तरदायी और जवाबदेही नहीं हो सकता जब तक उसने एक कुशल और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित नहीं किया हो। यानी आप चाहो कि पारदर्शी शासन प्रणाली हो जाए, सुशासन संस्थापित हो जाए, जवाबदेही हो जाए, तो वो नहीं होगा यदि क्या नहीं है, शिकायत निवारण तंत्र नहीं है। तो शिकायत निवारण तंत्र एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण घटक है, ध्यान रखिए। तो शिकायत नहीं किया जा सकता है। वास्तव में किसी संगठन शिकायत निवारण तंत्र उसकी दक्षता को और प्रभावशीलता को मापने का पैमाना है कि उसकी कितनी दक्षता है और कितनी प्रभावशीलता से कार्य कर रहा है, यह शिकायत निवारण तंत्र ही बताता है, क्योंकि यह प्रशासन के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्रदान करता है कि भाई कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग भी एक दूसरे से पूछते हैं क्यों तुमने वहां किया था, मिला कुछ सीएम हेल्पलाइन से, नहीं ऐसा। तो ऐसे ये सीपी ग्राम्स बनाया गया है, इस पर आप कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि कैसे रहा, तो यही है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के लिए और भी पहले चलाई गई हैं, तो यहां आपको मैंने बताया यह है। इसके अलावा सीपी ग्राम्स आपने देखा, सीपी ग्राम्स के बारे में समझ लिया। इसके बाद ई स्वराज भी है, ई स्वराज भी इसी प्रकार के। ई स्वराज क्या है इसके बारे में आपको बताऊं तो ये क्या करता है कि देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में ई शासन को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने यूजर की सुगमता को बेहतर करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल, कुल मिलाकर के ये एक ऐप है, समझ में आ गया। उस ऐप में आप क्या कर सकते हैं, पंचायती राज्य व्यवस्था यानी कि पंचायती राज्य व्यवस्था जैसे अपनी ग्राम पंचायत है ना, सभी के बारे में यहाँ आपको जानकारी मिलती है कि ग्राम स्वराज का लक्ष्य विकेंद्रित क्या है, प्लानिंग क्या है, क्या आपकी ग्राम पंचायत करने वाली है, प्रगति कैसी की है, रिपोर्टिंग, कार्य आधारित अकाउंटिंग, बेहतर पारदर्शिता लाने का। यानी कि जो ग्राम पंचायत है उसके बारे में क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या कैसे हैं, तो आपके जो सरपंच वगैरह होते हैं उनसे आंकड़ा लेकर के सरकार यहाँ पहुंचाती है। तो ये ग्राम ई स्वराज में आपको क्या होता है, इन्हीं सभी चीजों को देख पाते हैं आपके क्या हो रहा है, कौन कौन से हमारी पंचायत के लक्ष्य हैं, क्या हमारे आगे प्लानिंग है, उसके लिए रणनीति है, प्रगति कितनी हुई है, हमने पिछले 5 साल में काम कितना हुआ है। इन सभी के लिए ई ग्राम स्वराज बनाया गया है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यह क्या है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। इससे आप स्थानीय निकायों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक मतलब अपनी जानकारी ले सकते हैं। आगे चलेंगे तो ये देखा, तो हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे थे। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए और घटक क्या है, दूसरा मैंने घटक देखा यहाँ पारदर्शिता। पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण घटक है आपके कि सुशासन के लिए। अब पारदर्शिता को अभी जस्ट मैंने समझाया था कि वो कांच का गिलास और स्टील का गिलास, तो कांच के गिलास की तरह है। अब इसके लिए कुछ उपकरण कैसे बढ़ेगी पारदर्शिता, तो मैंने बताया RTI, राइट यानी कि सूचना का अधिकार। तो सूचना के अधिकार के बारे में हम लोगों ने बहुत डीप में समझा कि सूचना का अधिकार कब आया, 2005 में आया, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत आया, और 2005 में इसमें 2019 में बदलाव किया गया और इसलिए क्वेश्चन पूछा गया कि सूचना का जो अधिकार दिया गया है इसमें जो अभी बदलाव किए गए हैं हाल में, उसने क्या प्रभाव मतलब क्या दिक्कत की है, क्या प्रभाव रहा है। तो ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन अभी अब आप इनको सॉल्व कर पाएंगे धीरे धीरे जब हम ई गवर्नेंस के बारे में और डीप में पढ़ेंगे, जब गवर्नेंस पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे आपके सिलेबस के संदर्भ में स्पष्टीकरण बनेगा और करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा समझ पाएंगे कि नहीं सर ने पढ़ाया था तो करंट में मतलब सिलेबस से पढ़ाया था, क्योंकि मैं यहाँ सिलेबस पढ़ा रहा हूँ आपको और बता रहा हूँ सुशासन क्या है। आगे चलते हैं। सिटीजन चार्टर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पारदर्शिता लाने में। सिटीजन चार्टर क्या होता है सर, देखिए सिटीजन चार्टर कुछ नहीं, एक प्रकार का एक ऐसा जैसे कि हम बोर्ड नहीं होता है कि आपके यहाँ नेताजी आते हैं और अपने चुनाव प्रचार के लिए वो सब लगा देते हैं ऐसा, तो उस पर लिखा रहता है ये नेताजी की घोषणाएं हैं, ये सभी है, ये तो नेताजी अपनी घोषणाएं करके जाते हैं। तो ऐसा ही एक प्रकार का यह दस्तावेज होता है, यानी कि एक पेज होता है, ये है आप देख लीजिए यहाँ मैं लाया भी हूँ, क्या है कि ये बना है। तो इसमें क्या होता है कि कोई संस्था क्या सेवाएं दे रही है, क्या कितने पैसे ले रही है उस सेवा की, कितने बजे मिलेगी। तो यहाँ देखो ये नागरिक चार्टर, देखो ये लिखा है सिटीजन चार्टर, तो ये लिखा हुआ है सिटीजन चार्टर, तो उसमें लिखा है देखो कि द्रुत सेवाएं ना, ये देखो यहाँ लिखा है दृष्टि परीक्षण यानी कि OPD अगाड़ी, अब ये इस टाइप से लिखा है, ये इतने बजे से इतने बजे तक ये सब, तो ये कितना पैसा लगेगा, कितना क्या काम होगा, कब होगा, किस कक्ष में होगा, ऐसा अपने गेट के बाहर चिपका देना। जैसे मेरा रूम है, रूम के बाहर ही ये सब लगा रहे, तो व्यक्ति को देख करके पता चल जाएगा अच्छा सर
8 बजे से 9 बजे तक किसी से भी मिलते हैं और एकदम फ्री में मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा आपको पता चल जाए कि कोई शासन दे रहा है तो क्या सेवाएं दे रहा है कोई चीज़, तो आपको ऐसा एक होता है सिटीजन चार्टर। यानी कि अब सिटीजन चार्टर की ये तो हो गया आप समझाने के तरीके से, परिभाषा क्या होगी तो इसको आप लिख लेंगे। नागरिक चार्टर एक ऐसा अधिकार पत्र है, एक ऐसा दस्तावेज है जो कि किसी संगठन द्वारा अपने नागरिकों या ग्राहकों तक सेवाओं, सूचनाओं, उनकी शिकायत निवारण आदि की व्यवस्थित पहुंच कराने का प्रयास करता है। यानी कि देखो इसमें क्या क्या रहता है, एक तो इसमें ग्राहकों लिए क्या सेवाएं दी जा रही हैं उनके बारे में, दूसरा किस यदि ये सूचनाएं आपको प्राप्त नहीं हो रही हैं जो यहाँ लिखी हैं तो आपको किस नंबर पर शिकायत करनी है कि सर मुझे ये नहीं मिल रही है जो यहाँ लिखा हुआ है। हालांकि अभी ये इतना हमारे यहाँ, लेकिन ये दिक्कत इसके साथ क्या है, ये अनिवार्य नहीं है तो हमारे यहाँ लगाते ही नहीं है कोई। दूसरा कि है भी तो पूरे एक ऐसा मॉडल शुरू में ये अपना नहीं रहे हैं कि संपूर्ण देश में एक जैसा हो, ऐसा है तो इसे अनिवार्यता नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा, यहाँ की नागरिक अधिकार पत्र एक प्रकार का दस्तावेज है। तो ये आपने देखा इस टाइप से पोस्टर टाइप का है, एक पोस्टर टाइप का है और उसमें लिखा हुआ है कि इतना ये सेवा मिलेगी, इतने समय पर मिलेगी, इतना पैसा लगेगा, यह होगा ये सब, और यदि नहीं मिलती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ऐसा लिख के दे दिया जाता है। वो कहाँ बना हुआ है, ये वाला है। तो आपने समझा इसमें संगठन की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए नागरिक संगठनों की अपेक्षाओं को भी शामिल किया जाता है कि क्या नागरिक संगठन की अपेक्षाएं हैं। तो ये क्या करता है कि जो नागरिक चार्टर है, सिटीजन चार्टर है, ये भी क्या करता है, बहुत अच्छा बनाता है। इसके अलावा डिजिटलीकरण मैंने लिख दिया एक शब्द, तो डिजिटलीकरण में कई सारी पहलें आ जाती हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको फास्टैग के बारे में बताया मैंने, डिजिटल चालान के बारे में बताया, और डिजिटल तरीके से आप जो ऑनलाइन चालान हो जाता है इसके बारे में मैंने बताया, फास्टैग के बारे में बताया मैंने। तो यह डिजिटलीकरण से क्या हो रहे हैं, ठीक ठाक हो रहे हैं। दूसरा हमने यूपीआई के बारे में भी आपको बताऊं कि यूपीआई ने भी बहुत हद तक आपको ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दिया है। पहले तो हम लोग कर भी नहीं पाते थे, अब तो बहुत अच्छा है कि हम लोग यूपीआई को कर रहे हैं। तो ये बताया पारदर्शिता। तो किसी देश में सुशासन है उसके लिए क्या से पता चलेगा, शिकायत निवारण तंत्र होगा। यदि तो आप स्कूल से ही देख लीजिए, जिस स्कूल में कॉलेज में आप पढ़े, यदि स्कूल में ठीक ठाक शिक्षा नहीं मिल रही या कुछ नहीं है तो क्या आपके लिए शिकायत निवारण तंत्र क्या है, आपको एक बड़े लेवल का शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। एक आपके सिटीजन चार्टर कि भाई हमारे यहाँ ये क्लासेस को पढ़ाया जाता है और यदि ठीक से नहीं पढ़ाया जाता है उस नंबर पर कॉल करके आपको शिकायत कर देनी है, और जिससे कि आपके राज्य या केंद्र सरकार को मालूम चल जाए। तो इसलिए यानी कि पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेहिता बढ़ेगी और असलियत में, व्यवहारिकता में वह कार्य हो सकेगा। अब देखिए जवाबदेहिता के लिए क्या है, वही आरटीआई देखिए जवाबदेहिता के लिए वही है, सोशल ऑडिटिंग और दबाव समूह। दबाव समूह और सोशल ऑडिटिंग भी जवाबदेहिता को सुनिश्चित करती है। अब बात क्या है कि सोशल ऑडिटिंग क्या है सर, अब हर एक क्वेश्चन में तो ये आ जाता है सोशल ऑडिटिंग क्या है। अब देखिए इसको सामाजिक अंकेक्षण भी कहते हैं। अब देखो ये कैसे जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है इसको समझाते हैं। तो अब देखिए टीचरों के साथ दिक्कत क्या होता है कि वो यही नहीं समझाते हैं कि सोशल ऑडिटिंग, लेकिन आपको टीचरों की ऐसी चीज़ें यानी कि अन्यत्र कहीं से आप पढ़ रहे हो तो ऐसी यदि कोई शब्द बोलते हैं तो आपको सर्च करके उसको समझना चाहिए। मैं तो जो बोलूँगा वो आपको लाऊंगा ही, मैं ऐसा कोई शब्द बोलूँगा ही नहीं जो कहीं से इधर उधर से होगा, यानी कि बोलूँगा अभी तो बता दूंगा कि सर्च कर लेना, बाकी यहाँ आगे हम लोग चलते हैं, नहीं तो आगे भी लाएंगे। तो सोशल ऑडिटिंग समझ लेते हैं क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोशल ऑडिटिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग खुद जो सरकार का कार्य है उसको निरीक्षण करें कि सर कितना पैसा आया है, कितना काम हुआ है, कैसा क्या हुआ है, यह सब करना सोशल ऑडिटिंग है। इस यहाँ दिख रहा है आपको एक न्यूज चैनल का, यहाँ के कहने का सोशल ऑडिटिंग प्रक्रिया से मनरेगा मजदूरों में आने लगी जागरूकता। ये सच बात है, मनरेगा के लिए कई सारे लोगों ने सोशल ऑडिटिंग किया है और ये अच्छा सफल रहा है। तो आपको कहीं भी उदाहरण देना है कि मनरेगा की तर्ज पर हमें सभी जगह सभी क्षेत्रों में सोशल ऑडिटिंग को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि मनरेगा में यह सफल रहा है। लोग यदि ऐसे ही हर जगह अपनी स्वयं सहभागिता बताने लगेंगे और पूछने लगेंगे, सोशल ऑडिटिंग करने लगेंगे, तो धीरे धीरे अधिकारियों की आपके जो सरपंच इत्यादि हैं इन सभी की जवाबदेहिता भी सुनिश्चित होगी। सर ये क्यों नहीं किया है, ये तो होना था, कितना किया है अभी आपने, एक किलोमीटर ही बनाया, लेकिन अभी तक तो 5 किलोमीटर बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बनाया ये 5 किलोमीटर रोड, अच्छा नहीं बना रहे हो, ठीक है चलिए हम अब आप शिकायत कर देते हैं। तो इस टाइप से शिकायत निवारण तंत्र हो, सोशल ऑडिटिंग हो। अब देखिए सोशल ऑडिटिंग ये तो मैंने समझा दिया, अब आगे देखते हैं पढ़ने लिखने के लिए, यानी कि आप पेपर में ये सब अपने नोट्स में ये सभी लिख लेना।
देखिए, असलियत में ये जो नोट्स दिख रहा है, मेरा नोट्स जो है वो छोटा सा, इतना छोटा है, लेकिन देखो बाहर की बात है, कितनी सारी टीचर को पढ़ानी चाहिए, वही मैं यहाँ बता रहा हूँ। सोशल ऑडिटिंग क्या है? कोई नीति या कार्यक्रम से वांछित परिणाम हासिल हो पा रहा है अथवा नहीं, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है या नहीं, इसकी छानबीन जनता स्वयं करे, उसे ही सामाजिक अंकेक्षण कहते हैं, उसे ही हम सोशल ऑडिटिंग कहते हैं। यह एक ऐसा ऑडिट है जिसमें जनता सरकार द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा ग्राउंड रियलिटी के आधार पर करती है कि असलियत में कितना बनाए हो रोड, इतना बनाए हो, कितना रोड बनाए हो, यानी कि रोड जितना बनाए हो उतना ही बताएंगे। तो स्वयं जनता जब करने लगी ऐसा, तो ऐसा करेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसी को सोशल ऑडिटिंग कहते हैं। दरअसल पूरे विश्व में आजकल प्रतिनिधि प्रजातंत्र यानी कि प्रतिनिधि प्रजातंत्र की है कि यानी कि हम अपने प्रतिनिधि यानी कि सांसद को या विधायक को चुन लेते हैं और वही देश के लिए नीति निर्माण करता है और आगे क्रियान्वयन करवाता है। तो यही बता रहे हैं कि पूरे विश्व में आजकल प्रतिनिधि प्रजातंत्र की सीमाओं को पहचान करके नीति निर्माण और क्रियान्वयन में आम जनता सीधी भागीदारी की मांग को जोर पकड़ रही है कि धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं अपने अधिकारों को। अब जैसे आप हम लोगों से पढ़ रहे हैं, अब आप लोग ही ये काम नहीं करेंगे क्या? आरटीआई का प्रयोग कर सकते हैं, सोशल ऑडिटिंग कर सकते हैं, आप नागरिक चार्टर की बात कर सकते हैं, सिटीजन चार्टर की बात कर सकते हैं, आप शिकायत करना है सीपी ग्राम्स की बात कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। शिकायत के लिए सीपी ग्राम्स की बात, सोशल ऑडिटिंग की बात, सूचना के अधिकार की बात, आपको जवाबदेहिता, पारदर्शिता, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे आपके कंटेंट को इजाफा करेंगी और धीरे धीरे आप इतना मजबूत हो जाएंगे, इतना मजबूत हो जाएंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। यानी कि कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा, आप उत्तर लिखेंगे तो कंटेंट दिमाग में होगा तो सेम पेन चलेगा, चिंता मत करो। दरअसल पूरे विश्व में तो ये हमने देखा, निगरानी के अन्य साधनों के साथ ही सामुदायिक निगरानी के विभिन्न साधनों के अनूठे प्रयोग हो रहे हैं कि कुछ लोग तो व्यक्तिगत रूप पर आरटीआई इत्यादि लगा करके कर लेता है, कुछ लोग सम्मिलित रूप से भी आरटीआई मांग लेते हैं। लेकिन यहाँ ये सामूहिक रूप से, हम कि सामूहिक रूप से देखें कि भाई क्या हो रहा है, तो जब सामूहिक रूप से करते हैं, दबाव समूह का मतलब भी ये था है कि समूह के द्वारा दबाव बनाना, हालांकि वो थोड़ी व्यापक अवधारणा हो जाती है। सोशल ऑडिटिंग वो चीज नहीं है, ध्यान रखो। निगरानी के साधनों के साथ ही तो ये होगा। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में सोशल ऑडिटिंग का प्रावधान किया गया है कि हम लोग सोशल ऑडिटिंग इसके बारे में करेंगे और प्रावधान है। तो जैसे हम लोगों ने राष्ट्रीय मनरेगा में ये सोशल ऑडिटिंग का किया है, ऐसे ही में अन्य चीजों में भी करना चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित हो और सरकार की नीतियों का यथार्थ में परिणयन हो सके। इसके लिए हमें इसको अपनाना चाहिए अन्य चीजों में, किसको? सोशल ऑडिटिंग को, सूचना के अधिकार को, ई प्रशासन को, सीपी ग्राम्स की तर्ज पर ही हमें अन्य सभी क्षेत्रों में इसी प्रकार के शिकायत निवारण तंत्र की सुव्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कि उस क्षेत्र विशेष से संबंधित हम शिकायत कर सकें। इसी प्रकार हमें वहाँ क्या करना चाहिए कि सूचना के अधिकार को, हमें जागरूकता को बढ़ाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे आप लोग ना सुन करके कंटेंट इतना सीख जाएंगे कि आप लोग आंसर राइटिंग करने लगेंगे। मैं कह रहा हूँ 10 लेक्चर सुनिए, आगे आपको देख लीजिएगा आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। इस कानून की धारा 17 के अनुसार साल में 2 बार ग्राम सभा सोशल ऑडिटिंग किया जाना आवश्यक है। यानी कि इस कानून की धारा यानी कि जो है बनाया गया है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके तहत 2 बार करना है ऐसा। ग्राम सभा ग्राम पंचायत में निवास करने वाली सभी पंजीकृत मतदाताओं का एक साझा मंच है। ग्रामीण क्षेत्र में वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। तो चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ ग्राम पंचायत या पहले तो ग्राम सभा फिर ग्राम पंचायत, तो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत ही हमारी क्या है, लोकतंत्र की प्रत्यक्ष भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी की बात गांधी जी कर रहे थे अनुच्छेद 40 में। तो हमने अनुच्छेद 40 क्यों बताया कि आप इन चीजों को समझ सकें। धीरे धीरे आप स्थानीय स्वशासन को समझ पाएंगे और आपके सिलेबस में स्थानीय स्वशासन के बारे में लगा हुआ है। अब दूसरा वाला सिलेबस का पॉइंट पढ़ के देखिए। अब मैं बार बार पीडीएफ तो ओपन करूंगा नहीं, तो आपको मैं यहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने पास ये जरूर रखा करिएगा। यहाँ देखो मैंने आपको बताया, यहाँ क्या लिखा है, संघ और राज्य के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। स्थानीय स्तर पर क्या चुनौतियां हैं, तो असलियत में हमारे यहाँ शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं रहती इस नॉर्मल लेवल पर। मान लो सरपंच भी कोई काम नहीं कर रहा है या कोई अधिकारी नहीं कर रहा है, तो हम गाँव के लोग होते हैं वहाँ, तो इतना अवेयर नहीं थे क्या करना है, तो क्या चुनौतियां हैं, क्या स्थानीय स्तर पर शक्तियां हैं, ये सभी चीज़ों की बात हो रही है। तो ये इन्हीं से मिलाकर के आपका पूछा जाता है। मैं आगे आपके वो सभी क्वेश्चन भी आगे लाऊंगा। चलिए अब देखिए,
स्थानीय स्वशासन ये सरकार की बात, ये राज्य व्यवस्था का एक पार्ट है, लेकिन स्वशासन से जुड़ करके पूछ लेगा। ठीक है, तो स्वशासन को और राज्य व्यवस्था को जोड़ देगा और संविधान के प्रावधान को जोड़ देगा और तीनों को जोड़ करके एक क्वेश्चन पूछ लेगा। ये यूपीएससी है। आगे चलते हैं। अभी आपको इस टाइप से क्वेश्चन भी मैं बताने वाला हूं। तो ये आप लोगों ने देखा सोशल ऑडिटिंग क्या होता है, सोशल ऑडिटिंग आपको समझ में आया। अब देखिए जवाबदेहिता का परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, तो आप जवाबदेहिता की भी परिभाषा देख सकते हैं। ये इस साइड जवाबदेहिता की यहाँ परिभाषा लिखी हुई थी। और तो अभी तक आपने समझा कि क्या क्या है। और ये अब हम थोड़े से देखते हैं यूपीएससी के क्वेश्चनों के बारे में। यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। अब देखो ई गवर्नेंस से कैसे क्वेश्चन बना। अब देखो आप कह रहे कि ई गवर्नेंस केवल नवीन प्रौद्योगिकी के शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं, कि नवीन जो प्रौद्योगिकी है उसकी शक्ति के बारे में केवल ई गवर्नेंस नहीं है, अपितु इससे अधिक सूचना का उपयोग मूल्य में के क्रांतिक महत्व के बारे में, कहीं नहीं कि इससे भी कहीं यह देखें कि और भी अन्य अधिक मूल्य हो सके और ये ई गवर्नेंस से अधिक भी सामाजिक लाभ को बढ़ावा दे सके, सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दे सके, शिकायत निवारण तंत्र को बढ़ावा दे सके और हमारे समावेशी विकास और आर्थिक समृद्धि में भी महत्वपूर्ण कर सके। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के क्वेश्चन बनाया जा रहा है। अब कम से कम ई शासन तो मालूम चला कि क्वेश्चन कहाँ से बना कि ई गवर्नेंस लगा हो, तो डायरेक्टली ई गवर्नेंस केवल प्रौद्योगिकी वहां तक नहीं, तो उससे आगे है। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा, धीरे धीरे पढ़ करके बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। तो अभी मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि आप ये समझिए। आगे चलते हैं। और आपने क्या देखा यहाँ, आप लोगों ने क्वेश्चन एक और बताता हूं। देखो अब देखो एक और क्वेश्चन क्या बना, 2018 है यूपीएससी का क्वेश्चन है कि नागरिक चार्टर, सिटीजन चार्टर जो अभी आपने पढ़ा था कि भाई एक वो ऐसा लगा देना, ऐसा पर्ची जैसा जिससे मालूम चले कि कौन सी सेवा, कितनी सेवा, कब तक मिलेगी, कैसा क्या मिलेगा। तो उसी के बारे में नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है। कितनी अच्छी लाइन है। इसी को आप परिभाषा के रूप में लिख लीजिए अपने नोट्स में कि नागरिक चार्टर यूपीएससी का है। तो मैं जो कुछ भी बोलता हूँ या जो बातें कर रहा हूँ ना, वो यूपीएससी के दायरे में ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इतना एनालिसिस करके बैठा हूँ, इतना एनालिसिस करके बैठा हूँ कि आप लोग देख सकते हैं इस पर कैसे पेन वगैरह चला रखा है। ये सभी चीज़ें कि कौन करेंट का आया है, कौन बेसिक का आया है, इसी के आधार पर फिर मैं आप लोगों को ये सभी बता रहा हूँ। मैंने पहले दिन भी यही बताया था कि ये सब क्वेश्चनों के आधार पर ही मैं ये सब बातें बता रहा हूँ। तो जो भी पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि आपने यहाँ देखा नागरिक चार्टर संगठनात्मक और पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है, यानी कि आदर्श उपकरण है कि इसको हम लगाए तो इससे क्या बनेगी, पारदर्शिता कि हम कौन सी सेवाएं दे रहे हैं और यदि नहीं मिल रही है तो कौन उत्तरदायी होगा, कौन जवाबदेह होगा, उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। परंतु इसकी अपनी परिसीमाएं। अब इसकी क्या सीमाएं हैं, यही आपको पढ़ना है। परिसीमाओं की पहचान कीजिए, बताइए क्या परिसीमाएं हैं। अभी खोजिए, सोचिए ये कौन सी परिसीमाएं हैं, तथा नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिए कुछ उपाय भी सुझाइए कि कैसे और प्रभावी बन सकता है। तो इसकी क्या पूछा, पहले तो आपको ये बताना है कि नागरिक चार्टर क्या है, तो ये परिभाषा लिखी है। पारदर्शिता उत्तरदायित्व तो कैसे बढ़ावा देगा, तो पारदर्शिता को ऐसा कैसे बढ़ावा देगा वो आपको बताना है थोड़े से में। और उसके बाद आप बताएंगे कि क्या इसकी परिसीमाएं हैं, और लास्ट में आपको ये बताना है कि इसके और अच्छा कैसे बनाया जाया जा सकता है सिटीजन चार्टर को। कई बार ये क्वेश्चन आता रहा है और आगे भी आने की संभावना है। डायरेक्टली ये सब आपके सिलेबस में है, इसलिए ये सभी आते रहते हैं। चलिए हम लोगों ने देखा नागरिक चार्टर के संदर्भ में, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन और आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये आप लोगों ने समझा नहीं लिया है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जाना, सोशल ऑडिटिंग जाना। अब देखो ये क्वेश्चन आपने समझ लिया है, अब यहाँ थोड़ा सा मैं और समझाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन ये आपने देख लिया नागरिक चार्टर का, ये हो गया। एक मिनट, कुछ रहा तो नहीं, देख लूँ मैं आपके लिए। चलिए पोर्टल आपने देख लिया। आगे चलते हैं। अब देखो सुशासन के, अब कुछ लोगों के व्यक्ति की जवाबदेहिता का वैसे आपने मतलब देख लिया था, वरना ये भी लिखा है कि जवाबदेहिता का अर्थ है कि सरकारी अधिकारियों में निहित विवेकाधिकारों, जो सरकारी अधिकारी जैसे कि आप बनेंगे तो आपके जो कुछ विवेकाधिकार दिए जाएंगे, तथा प्राधिकारों की राज्य व्यवस्था के विभिन्न अंगों द्वारा बाह्य समीक्षा करना कि ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। विभिन्न अंगों में ग्राम सभा भी आती है, ग्राम पंचायत भी आती है। तो शासन के एक पहलू के तौर पर यह सार्वजनिक क्षेत्र, गैर लाभकारी और निजी क्षेत्रों की समस्या
समस्याओं से जुड़ी बहस का केंद्र रहा है। यानी कि ये जवाबदेहिता कि किसने कार्य किया है, कौन जवाबदेह है इसके लिए, ये सब है। यहाँ दो विद्वानों के नाम लिखे हैं, डेविड ऑसबर्न और गैबलर। डेविड ऑसबर्न, ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं। इससे उत्तर क्या होता है आपका, पॉपुलर होता है। जैसे मैंने एक संगठन का नाम बता करके सुशासन की परिभाषा बताया, उस संगठन का नाम बता करके मैंने आपको उसके घटक बनाए पारदर्शिता के। ऐसी चीजें देखते हैं तो आपका ये लगता है कि आप हवाई फायर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, आप केवल घोषणात्मक व्यक्ति नहीं कि भाई बोलते रहते हैं फालतू का, कुछ प्रमाण भी हैं आपके पास, वो आप प्रदर्शित कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो डेविड ऑसबर्न तथा गैबलर ने सुशासन को उद्यमी सरकार के रूप में प्रस्तुत किया कि सुशासन क्या है, एक उद्यमी सरकार है, और तथा इसके 10 महत्वपूर्ण लक्षण निर्धारित किए हैं कि यह 10 लक्षण हैं सुशासन के, कि सुशासन क्या है या क्या होना चाहिए वही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि सुशासन को बढ़ावा देने के लिए सुशासन कैसे आएगा, तो आपको कहना शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता होना चाहिए, शासन व्यवस्था में जवाबदेहिता होना चाहिए, शासन व्यवस्था में सोशल ऑडिटिंग, इन सभी की आप बात कर सकते हैं। सोशल ऑडिट, तो इनके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो आप कहिए पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए में सोशल ऑडिटिंग को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि मनरेगा को हम मनरेगा के तौर पर दे रहे हैं, जिसका हमें लाभ भी हो रहा है। ऐसे ही में सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि वो लोग समझें उसको, और अपना ये ना समझे कि हमें उपकार कर रहे हैं, दे दीजिए, है ना, ये हमारा हक है इसलिए हम मांग रहे हैं, ये लोग समझे, है ना, कि ऐसे ऐसे ना करें। चलिए आगे चलते हैं। तो उत्प्रेरक सरकार होनी चाहिए, यानी कि उत्प्रेरक स्वयं अपनी प्रेरणा से कार्य करे। सामुदाय आधारित सरकार की, समुदाय की बात माने, सहभागिता वाली बात करे, इसकी बात। प्रतिस्पर्धी सरकार होनी चाहिए कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे, कि परस्पर प्रतिस्पर्धा हो रही है वहाँ, यानी कि एक राज्य दूसरा प्रतिस्पर्धा का मतलब सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, दोनों सकारात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे से सहयोग भी कर रहे हैं, समुदाय आधारित सहयोग में, और आगे भी बढ़ रहे हैं। सेवा आयोजित सरकार के, सेवाओं को आयोजित करी। परिणाम उन्मुखी सरकार के, परिणाम इसका ये रहा है और इसलिए हम इस कार्य को बढ़ावा देंगे, वरना ऐसी कि लागत है ना, लागत 10 रुपए की और मिल रहा है 1 रुपया, तो क्या ही मतलब है। तो हम देखें कि भाई ये हमने इतना निवेश किया है तो कितना लाभ मिल रहा है, ये योजना लागू की है तो कितना मिल रहा है। जैसे हमने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देंगे यदि, तो असलियत में कितना लाभ मिल रहा है, वरना ऐसा कि हम वो ऑनलाइन डिवाइसेस इतना खरीद लें या फिर इतना खर्चा हो रहा है कि जिसका लाभ ही नहीं मिल रहा है, और हो रहा है कि ई गवर्नेंस का प्रयोग करने के बाद भी उसमें भ्रष्टाचार हो जा रहा है, फिर क्या ही मतलब है ऐसी ई गवर्नेंस का। तो परिणाम क्या है उसके अकॉर्डिंग, है ना, काम करना। तो परिणाम उन्मुखी शासन, तो परिणाम के आधार पर आप लोगों को ये कहना है कि भाई इन चीज़ों को हमने जैसे लागू किया है, फास्टैग को लागू किया है, ये सफल रहा है, यूपीआई लागू किया है, सफल रहा है, तो इन्हीं की तर्ज पर हमें आगे दूसरी चीज़ों में भी डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है जो कि लाभ प्रदान करेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे पॉइंट लिखना होते हैं। धीरे धीरे इतना समझदार हो जाओगे, इतना समझदार हो जाओगे कि चीज़ों को लिखने लगोगे और क्वेश्चन भी समझने लगोगे। आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे आपको ऐसे ही सुनना होगा और इन चीज़ों को नोट्स बना करके याद करनी होंगी चीज़ें। आगे चलती हैं। इन्होंने कहा ग्राहोन्मुखी सरकार के, ग्राहकोन्मुखी, ग्राहकों को ध्यान दे, भैया ये हमारे ग्राहक है, इसके लिए उनके लिए हमें कार्य करना। उद्यमी सरकार हो, यानी कि उद्यम की बात कर, पूर्वानुमान करने में योग्य सरकार को कि किसी चीज़ का, किसी नीति का क्या परिणाम होगा, तो नीति का वो कर पाए। जिसके हमारे संविधान निर्माता इसमें बहुत अच्छे रहे कि उन्होंने संविधान बनाया जो आज तक चल रहा है। तो ऐसे ही सरकार को भी सोच करके चलना चाहिए कि परिणामोन्मुखी हो, जिससे कि हम अपने समय पर जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त कर सकें। शब्द आया जनसांख्यिकीय लाभांश। अब देखो ऐसे टीचर बोल के निकल लेता है तो उनको आपको थोड़ा सा पकड़ना होता है, और ये टीचरों से पकड़ना सीखिए, क्योंकि टीचरों के अंदर बहुत सारा ज्ञान भरा रहता है और इसलिए चूँकि वो पढ़ करके बहुत सारा आए होती हैं, तो आप पकड़ पाएँ। तो वहाँ मैंने वैसे अधिकतर चीज़ें मैं जो भी बोलूँगा वो मैंने पहले ही लिख दी हैं कि इसको आप लिखा मिल जाए तो आप नोट्स में बना लें। इन सभी से आपको नोट्स बनाने हैं मेरे मित्रों। 2-3 बार देख करके आप चाहे मतलब नोट्स बना पाएँ, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए। तो विकेंद्रीकृत सरकार, यानी कि केंद्रीकरण नहीं कर रहा है कि नहीं सभी शक्ति केवल हमारे हाथ में होंगी, किसी को भी कोई शक्ति नहीं दी जाएगी, नहीं, शक्तियों को देना। तो ये क्या कहलाता है, विकेंद्रीकृत सरकार, यानी कि शक्तियों को बांटना। तो विकेंद्रीकरण, वैसे भारत ने विकेंद्रीकरण को ही अपनाने की संघात्मक व्यवस्था को बनाया है, जो कि विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। एकात्मक व्यवस्था केंद्रीकरण की व्यवस्था है, हमारी विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, धीरे धीरे हमने बढ़ावा दिया है। आप देखें कि
तो ऐसे विकेंद्रीकृत सरकार होना चाहिए, ग्राम पंचायत हमारा है, और धीरे धीरे ग्राम सभा, सोशल ऑडिटिंग करना, ये क्या हो रहा है, विकेंद्रीकृत को बढ़ावा देने के ही उपकरण है। बाजार उन्मुखी की, बाजार की बेहतर परिस्थितियां बनाएं, जिससे कि इनाम जैसा हमने किसी के लिए बनाया है, तो इस टाइप से कि लोग मार्केटिंग कर सके और रोजगार प्राप्त कर सके, ध्यान रखिए। तो ये सभी हमारे डेविड ऑसबर्न और गैबलर ने कुछ सुशासन को अच्छा करने के लिए उपाय सुझाव दिए हैं कि ये हमें निर्धारित करना चाहिए। इस आधार पर हम लोगों ने सुशासन को समझा कि सुशासन क्या है। और देखिए, तो सुशासन का अब सिलेबस एक बार और हम यहाँ देखेंगे कि सिलेबस के शब्द चूंकि हम लोग समझ रहे थे इतने देर से, आप लोगों को मालूम नहीं चला होगा, हमें मालूम नहीं, पहले जिसने पढ़ा होगा वो समझ जाएंगे, समझ रहा होगा। देखो, हम लोगों ने देखा शासन व्यवस्था क्या है, तो सबसे पहले शासन व्यवस्था यानी कि सुशासन क्या है, कि सुशासन वह प्रणाली है जो कि सरकारी नीतियों को पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से निर्वहन करने में एक महत्वपूर्ण तकनीकी सहायक के रूप में कार्य करती है। तो यह क्या हुआ, सुशासन हुआ। आगे हम लोगों ने देखा पारदर्शिता क्या है, यानी कि कांच का गिलास है ना, कांच का गिलास आपको एकदम याद आ गया होगा। पारदर्शिता यानी कि है ना, कि किसी भी नीति के संदर्भ में, उसके संदर्भ में विविध संबंध में सभी पक्षों में सुस्पष्टता को ही हम पारदर्शिता कहते हैं, जिससे कि जनतंत्र यह समझ सके कि कौन सी नीति आई है, कितनी परिणत हुई है, क्या परिणाम हुआ है, कितना उसमें समस्याएं दिखी हैं, इन सभी को समझ सके। जवाबदेहिता को हमने देखा, यहाँ की जवाबदेहिता क्या है। हमने ई गवर्नेंस को देखा कि ई गवर्नेंस का कैसे अनुप्रयोग हमने किया है। हमने डीबीटी का, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को उदाहरण देखा था। फास्टैग का उदाहरण हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने सीपी ग्राम का उदाहरण देखा, और इसके बाद हम लोगों ने यूपीआई का उदाहरण देखा। इस प्रकार के हमने ई नाम का भी हमने अभी जस्ट जिक्र किया था, हालांकि ये यहाँ लिखा नहीं है मैंने, आगे मैं ये भी लिख करके ले आऊँगा आगे की क्लासेस में। मतलब चूंकि एक बार जो मैं लिख दूंगा वो दोबारा बहुत कम लिखूंगा, नई नई चीज़ें ही लाऊंगा, जिससे कि आपके कंटेंट में बढ़ोतरी हो सके और धीरे धीरे आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। तो ई गवर्न यानी कि वो क्या, मैं ई नाम के बारे में बताइए, मार्केटिंग को ठीक करने के लिए मैंने आपको बताया कि इन सभी के अनुप्रयोग क्या है, ई गवर्नेंस के कितना लाभ हो रहा है, क्या चुनौतियाँ, इसमें कुछ चुनौतियां भी विद्यमान होती हैं, गवर्नेंस ध्यान रखिएगा। फिर हम लोगों ने देखा नागरिक चार्टर क्या होता है, ये पारदर्शिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट लिया है। पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता और संस्थागत और अन्य उपाय, ये आपका लगा हुआ है सुशासन का सिलेबस। मैंने सुशासन को समझाने के साथ सुशासन के सिलेबस को भी बता दिया। लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका क्या है, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। तो हमारा यह है कि जो नीतियां पारित तो हो रही हैं ना सरकार के द्वारा, उन नीतियों को जनता तक पहुंचाना। तो नीतियों को जनता तक पहुंचाना यानी कि कार्यपालिका के रूप में, स्थायी कार्यपालिका के रूप में नीतियों को और उन सरकार को तकनीकी कौशल सहायक, तकनीकी स्वरूप में सहायता प्रदान करके व्यवहारिक स्तर पर नीतियों को परिणत करना ही मूल रूप से लोकतंत्र के सिविल सेवकों का काम है। हालांकि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं सिविल सेवकों की, जिनको एक शब्द या एक बात में नहीं कहा जा सकता है, जिनको हम आगे बहुत डीप में पढ़ेंगे कि कैसे किस किस चीज में रोल है। ये मैंने अभी आपको केवल यह सिलेबस के संदर्भ में और ये बताया कि सुशासन क्या है। अभी तक हम तीन चीज़ों को समझ पाए कि संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान राज्य व्यवस्था क्या है, और सुशासन क्या है। इन सब में क्या है, अब ये तीनों प्रभावित कैसे करते हैं ये भी हम लोगों ने समझा कि चूंकि सरकार संविधान के आधार पर कोई नीति बनती है, राज्य व्यवस्था उस नीति को बनाती है और उसका व्यवहारिक क्रियान्वयन करवाने के लिए सुशासन की कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये तीनों इस संदर्भ में है कि एक तो आप देख रहे हैं यहाँ सुशासन, क्या है सुशासन, एक है संविधान। अच्छा, यहाँ ये डायग्राम बना ही हुआ है, वहीं चलते हैं डायरेक्टली, वहीं ही समझ लेते हैं। शुरुआत में जो मैं आपको बताने चाह रहा था उसी को हम देखेंगे और समझेंगे। देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ कि देखिए ये है जनतंत्र। अब जनतंत्र क्या होता है, आपने देखा कि जनता हम लोग ही हैं, तो हम लोग जो सब हैं 142 करोड़ के करीब है ना, तो यही क्या है हमारा जनतंत्र है। इसी जनतंत्र ने ही क्या बनाया है, यानी कि जनतंत्र के जो हमने बताया था कि प्रतिनिधि हमारे थे कौन, हमने जो निर्वाचित किए थे, कुछ मनोनीत किए थे, इन्हीं को हमने संविधान सभा में जोड़ा था और इन्हीं सभी ने हमारे लिए एक संविधान बनाया, जिस संविधान के आधार पर किस पर शासन किया जाना है, जनता पर। तो जब जनता पर शासन किया जाना
बनाना है तो बनाएगी कौन संविधान को? जनता। इसलिए हम लोग किसको चुनते हैं? विधायक को, सांसद को। और सांसद को जब चुनते हैं तो सांसद किसके आधार पर हम लोगों के लिए नीतियां बनाते हैं? संविधान के आधार पर राज्य व्यवस्था तय करते हैं। यानी कि जनतंत्र, संविधान हमारा है और संविधान के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर रूल हो रहा है। तो संविधान के आधार पर हमारे यहाँ क्या बनती है? राज्य व्यवस्था के लिए नीतियां बनाती है और उन नीतियों का व्यवहारिक धरातलीय स्तर पर सुशासन पहुंच जाता है। अब सुशासन में कार्यपालिका आ जाती है कि कार्यपालिका एक तो स्थायी और कार्यपालिका को महत्वपूर्ण होती है। हालांकि सुशासन देखो संपूर्ण देश की व्यवस्थाओं के सुंदर प्रचलन की बात करता है कि सभी सही यदि चल रहा है, वो भ्रष्टाचार नहीं है, पारदर्शिता है, जवाबदेहिता है, तो वो सुशासन है। तो सुशासन के अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा। लेकिन सुशासन का महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि सरकार ने जो कानून या विधि बनाए हैं उनको जनता तक पहुंचाना। जनता तक यानी कि इस साइट ये दिख रहा है ना आपको, जनता, ये जनता तक पहुंचाना इस व्यवस्था को। तो ये चक्र ऐसे चलता रहता है और इन्हीं को जोड़ करके आपके प्रश्न बनते हैं। आगे जो प्रश्न होंगे वो इन्हीं चीजों को जोड़ करके होंगे जो मैं आपको समझाते जाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। अभी हम लोगों ने बेसिक बातें समझी, अब हम एक बार सिलेबस पर चलते थे। एक बार हम सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ देखो हमारे ये सभी टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं ना, अब ये हैं और भी एक दो टॉपिक्स यहाँ आपको दिखेंगे। ये सुशासन के ही टॉपिक्स दिख रहे हैं। देखिए आप देखेंगे एक दिख रहा है सरकारी नीतियों के विभिन्न क्षेत्रों में विकास में के लिए हस्तक्षेप। तो सरकारी जो नीतियां होती हैं विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, क्योंकि सरकारी नीतियां चलेंगी तो किसी न किसी में हस्तक्षेप होगा और विकास होगा। तो अभिकलन और कालवान के कारण उत्पन्न जो विषय होते हैं ये भी GS2 में ही पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। और आगे तो ये एक टॉपिक से एक है विकास प्रक्रिया में विकास उद्योग के समूह में स्वयं सहायता समूह। यानी कि स्वयं सहायता ये कि हम 5, 7, 8, 10, 15 है लोग, 5, 7 लोग और भी ज़्यादा हो सकते हैं, सब मिलकर के एक समूह बनाएं और फिर कार्य करें। तो ये स्वयं सहायता समूह इस प्रकार का होता है। अभी मैं पढ़ा नहीं हूँ, आगे बढ़ाऊंगा। ऐसी विभिन्न समूह, संघ, दानकर्ता, लोकोपकारी संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य संस्थान इत्यादि की बात है। तो ये आपका सिलेबस है। हम लोग केवल ये समझ रहे थे कि सुशासन क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है और संविधान क्या है। इन सभी चीज़ों को समझा हम लोगों ने। 3 चीज़ें समझ लिए हैं, संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, इन सब में अंतर क्या है, सुशासन क्या है और तीनों एक दूसरे को प्रभावित कैसे करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने इतना एग्जाम्पल्स दे करके इतनी चीज़ों को पढ़ा करके इसलिए समझाइए बहुत आगे से आप तक आपको पहुँचे। ये सब आप ऐसा मत सोचिए पढ़ाई नहीं, ये पढ़ाई ही है आपकी, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। मैंने उदाहरण बताया CP ग्राम आपने सीखा, सामाजिक अंकेक्षण समझा आपने, नागरिक चार्टर समझा आपने, आपने E-गवर्नेंस समझा आपने, E-स्वराज्य समझा। इतनी सारी चीजें समझ ली हैं आप, बहुत सारी इनका उपयोग बार बार करेंगे आप। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन ये है, आगे समझते हैं हम नए टॉपिक्स को, ठीक है ना। तो अब हम लोग समझेंगे एक नया टॉपिक्स के बारे में और इसको हम देखते हैं नए टॉपिक्स के बारे में। चलिए मित्रों,